जैसे ही हमने इंटरनेट पे शाउट्स सुनने शुरू करे कि आईपीएल इज फाइनली आईपीएलिंग, तभी मुंबई आती है और एक स्पॉइल स्पोर्ट खेल देती है हमारे सारे वो एक्सपेक्टेशंस के ऊपर, जहां डीसी ने जो है सुपर ओवर में आरआर को एक्सपोज कर दिया है पूरी तरीके से। मुंबई ने बड़ा वन साइड गेम जीत लिया भाई। मतलब मुझे यही लग रहा था कि इस हफ्ते की जो स्टार्ट हुई थी वो इतनी एपिक हुई थी। धोनी फिनिशेस ऑफ इन स्टाइल, देन लोएस्ट टोटल एवर डिफेंडेड, उसके बाद सुपर ओवर, एंड देन मुंबई हैड टू डू दिस। मुंबई और रादर एसआरएच हैड टू डू दिस कि हमारा पूरा आईपीएल का मजा खराब कर देते हैं। होपफुली आगे आने वाले मैचेस अच्छे होंगे, बट भाई अभी तक इतना बोरिंग मैच नहीं देखा भाई मैंने, बहुत बोरिंग था, मतलब बिल्कुल ही शो नहीं मिला इसमें ना। बट हम लोग ठीक है, आज ये कॉन्ट्रास्टिंग जो नेचर्स रहे मैचेस के उन दोनों को डिस्कस करने वाले हैं। विल बी टॉकिंग अबाउट डीसी वर्सेस आरआर, कैसे सुपर ओवर हुआ, उससे पहले का क्या बिल्डअप था, क्या अच्छी चीजें रही, क्या बुरी चीजें रही, दोनों टीम्स के पर्सपेक्टिव से ब्रेक डाउन करेंगे। सेम गोस फॉर द एमआई वर्सेस एसआरएच गेम। 300 की प्रेडिक्शन हुई थी डेल स्टीन के द्वारा, बट अल्टीमेटली 150 बनने में भी हालत खराब हो गई थी। ऐसा क्यों हुआ एग्जैक्टली? क्या पिच को ब्लेम करना चाहिए या फिर बैटर्स को ही ब्लेम करना चाहिए? सारे आपको टेक्निकल पॉइंट्स पता चलेंगे आज के पॉडकास्ट से। प्लस वीकेंड पे 4 मैचेस आ रहे हैं, तो हमें प्रीव्यू किनका करना है? 3 का प्रीव्यू हम लोग करेंगे। जीटी डीसी वाला जो मैच होगा, आरआर एलएसजी का होगा, एंड ऑब्वियसली द एल क्लासिको एमआई और सीएसके का। आरसीबी पंजाब तो क्योंकि अभी हो रहा है, पहले होने वाला है आज होगा, तो उसका हमने प्रीव्यू ऑलरेडी पिछले पॉडकास्ट में करी था, आप जाके देख सकते हैं। और आज लाइव स्ट्रीम भी करेंगे। कि इस रिजल्ट पे डिपेंड बहुत ज्यादा करेगा कि अगले मैच में जाते हुए नेचर क्या होगा दोनों टीम्स का। मतलब क्या पता कोई इंजर हो जाए 2 दिन पहले का, तो प्रीव्यू तो हम लोग फिर बाद में परहैप्स लाइव स्ट्रीम में कर लेंगे उसका। बट ये 5 टॉपिक्स आज कवर होंगे, और आईपीएल में क्या चल रहा है, सही खराब। ऑलमोस्ट हम लोग अब मिडवे पहुंच चुके हैं, ऑलमोस्ट आई थिंक वीकेंड के एंड तक हर टीम ने मिनिमम 7 मैचेस खेल लिए होंगे। तो परहैप्स एक मिड वीक कह रहा हूँ, एक मिड सीजन एनालिसिस भी हम लोग ट्राई कर सकते हैं मेंबर्स के लिए, शायद देखेंगे उसको। बट जैसे कि शुरू करने से पहले पॉडकास्ट हम हमेशा कहते हैं, इस पॉडकास्ट को आप ज़रूर लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों में शेयर करो इसको। हमने मेंबरशिप्स लॉन्च कर दिए हैं, उसको हम लोग प्लग इन करते रहते हैं, उसको ज़रूर जाके चेकआउट करिए। हम लोग मेंबर्स ओनली लाइव स्ट्रीम्स कर रहे हैं। संडे को बाय द वे मैच की मेंबर्स ओनली वॉच अलोंग भी जो आरआर पंजाब का होगा उसको हम लोग ट्राई करेंगे। पंजाब नहीं, आरसीबी पंजाब का, उसका हम लोग ट्राई करेंगे कि हम लोग मेंबर्स ओनली वॉच अलोंग करें। तो अगर आप वहाँ पे आएंगे तो मतलब एक वो होता है ना कि एक इनर सर्कल में हम लोग बातें कर सकते हैं एकदम क्लोज प्रॉक्सिमिटी में, तो उसको जाके चेकआउट करिए। हमारा जो फ्री टेलीग्राम ग्रुप चैट है, जहाँ पे हमारे सारे सब्सक्राइबर्स आपस में मिलकर खूब बातें करते हैं, खूब बैंटर करते हैं, उसको हम लोग कमेंट से पिन कर देंगे, वहाँ जाइए और उसे भी ज्वाइन करिए। अब आराम से बैठिए और एंजॉय करिए इस पॉडकास्ट को। सो लेट्स स्टार्ट विद डीसी वर्सेस आरआर, जो इजीली अभी तक का बेस्ट मैच रहा है, बिकॉज हमें 6 साल के बाद आईपीएल में फाइनली सुपर ओवर देखने को मिला है। भाई इस मैच से शुरू होने से पहले आई थिंक सब लोग की एक्सपेक्टेशन रादर लो थी, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली दोनों टीम्स की इतनी बड़ी फैन बेस नहीं रही है। एंड राजस्थान रॉयल्स के ऊपर ना एक मीम चल रहा है आजकल के सबसे मीडियोकर मैचेस देते हैं। आई पर्सनली डोंट बिलीव सो, मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा होता है। मतलब ये एक अच्छा मैचेस दे दिया, ऑल्दो इस मैच में भी काफ़ी हद तक बॉटल जॉब भी थी आरआर की। तो हाँ मतलब क्या भाई, मतलब प्ले स्टाइल बहुत मीडियोकर रहा है डेफिनेटली, बट है यार, मतलब कुछ एक्साइटिंग मैचेस भी रहे हैं, ऐसा तो मैं नहीं कहूँगा कि बहुत ही मीडियोकर मैचेस रहे हैं। तो थोड़ा सा ज़्यादा बिलो द बेल्ट हो जाता है, टीम स्ट्रगल कर रही है। बट कमिंग इनटू दिस गेम है, क्योंकि डीसी डोमिनेट करते हुए आ रही थी, एंड ऑल्दो लास्ट मैच हारे थे, बट ऑलमोस्ट 4 विन्स ऑन द ट्रॉट, अब तो 5 हो गई हैं। इजीली द बेस्ट परफॉर्मिंग टीम राइट नाउ अब तक तो। हाँ आई थिंक डीसी को ही होगा। आई थिंक सिर्फ स्टैटिस्टिकली आप देखो तो भी आपको पता चल जाएगा, एंड इन जनरल भी टीम काफ़ी अच्छा डोमिनेटिंग फैशन में जीत रही है। अगर हम लोग टॉस और कंडीशंस की बातें करें, देखो कोटला मैच था, एंड एज एक्सपेक्टेड पिच वाज काइंड ऑफ सिमिलर टू व्हाट वी हैड अगेंस्ट मुंबई इंडियंस। इट वाज नॉट अ टिपिकल 2024 कोटला विकेट, जहाँ पे हम लोग को 235-240 का एवरेज स्कोर देखते हुए मिल रहा है। यहाँ पे थोड़ा ग्रिप था स्पिनर्स के लिए, ब्लैक सॉइल विकेट थी, तो yes you would argue 180 190 maybe 200 at times, because बाउंड्रीज बहुत ही ज़्यादा छोटी हैं की, एंड ड्यू का फैक्टर भी आता है। तो इतना टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, बट हाँ 250 की एक्सपेक्टेशन, 230 की एक्सपेक्टेशन इस बार तो नहीं। मतलब मैंने जो पिच रिपोर्ट देखी थी शेन वॉटसन की, उनने भी यही कहा था कि थोड़ी बहुत ड्राई पिच है, थोड़ी असिस्टेंस मिलेगी, बट बिकॉज बाउंड्रीज इतनी छोटी हैं तो रिगार्डलेस बैट्समैन जो रन मारेंगे ही मारेंगे इस पिच पे। वो हाफ चांसेस होते हैं ना, कई बार मिस टाइम होती है बॉल जो कि आउट हो जाती है, तो 6 मिल जाते हैं, तो सीधा 6 रन का आपको एडिशन मिल गया। तो इस तरीके से डिफरेंस बन जाता है एंड आते आते। अब बात क्या थी लाइनअप्स की,
देखो डीसी ने तो सेम लाइनअप यूज करी, बट आरआर अब वन सेकेंड यार, अभी मैं एसआरएच के लिए बोलूंगा, आपने अभी तो सही करना शुरू करा था वापस। व्हाट मेड यू डू दिस ब्लंडर? आपने कुमार कार्तिक को टीम में स्टार्ट ही नहीं करा, आप सिर्फ 5 बॉलर के साथ जा रहे थे। मतलब अभी इतनी ज़्यादा डिबेट हुई है इस चीज़ के ऊपर, इतना ज़्यादा डिस्कशन हुआ है कि कैसे आपके पास लैक ऑफ ऑलराउंडर्स हैं। सो इट इज़ वेरी एसेंशियल कि आप इम्पैक्ट प्लेयर को बड़ा स्मार्टली यूज़ करो, एटलीस्ट हैव 6 बॉलिंग ऑप्शंस एंड 8 बैटिंग ऑप्शन द टीम। अब आप वापस एग्रेस करके उस चीज़ पर जा रहे हो जो आपने पहले 2 मैचेस में गलती करी थी, विच इज़ अ बिट सरप्राइजिंग, क्योंकि यूजुअली हम लोग टीम से क्या देखने को मिलता है कि अच्छा इनिशियल कुछ मैचेस में दे आर फिगरिंग आउट कि अच्छा हम कैसे टीम को सही बैठाया जाए, कैसे टेम्पलेट को सही बैठाया जाए। ऑल्दो इतना टाइम वैसे भी नहीं लगना चाहिए था उन लोगों को, तो आधा आईपीएल निकल गया यार। और भाई मतलब उन्होंने ठीक करा और उसके बाद उसे वापस खराब कर दिया, वो ज़्यादा अजीब चीज़ है। आई थिंक दे वर अज्यूमिंग कि पिछले 2 मैच से रिजल्ट नहीं आ रहे तो चेंज कर देते हैं, वो चेंज करे भी कुछ नहीं हुआ, बॉटल ही हो गया। अपेरेंटली उन्होंने सुपर ओवर में वैसे करा था, क्योंकि वो अगर आप स्कोर कार्ड पे देखोगे तो शोन 2 पे आ गया था ना, या वो फील्डिंग खेलने सेंस ही नहीं समझ में नहीं आ रहा क्या फायदा इसका। 20 ओवर थे भाई, उसमें आप करते चेंज है। तो कुमार कार्तिक क्यों नहीं खेले, स्पेशली ऑन विकेट जहाँ पे स्पिनर्स को असिस्टेंस मिलनी थी थोड़ी सी, ये तो इट इज़ बियॉन्ड कॉम्प्रिहेंशन। आप रियान पराग से गोल डलवा सकते हो, लेकिन आप कुमार कार्तिक से बॉलिंग नहीं कराओगे। तो आई थिंक एट द आउटसेट ही आप जो है ये सोच रहे थे कि हम 9 बैटर ले आएंगे टीम में, कोई यूज नहीं हुआ किसी भी चीज़ का। अल्टीमेटली आई थिंक द स्ट्रैटेजी वाज गॉट ब्लाइंड साइडेड एकदम, और फर्स्ट इनिंग्स के ऊपर से ये चलते हैं 47 for 2 इन द पावर प्ले। आई थिंक इट वाज अ गुड स्टार्ट बाय राजस्थान रॉयल्स कंसीडरिंग कि कैसा विकेट रह रहा है यहाँ पे रिसेंटली, और ऑफ कोर्स आप टुवर्ड्स द एंड एक्सेलरेट ज़्यादा कर सकते हो। डिसेंट स्टार्ट इन टर्म्स ऑफ रन्स, हाँ विकेट 1-2 आप ज़्यादा गिर के कह सकते हो। मैकगर्क वंस अगेन यार सेम तरीके से आउट होते हैं भाई, कब चलेगा वो आदमी, इतना टाइम से वेट करा जा रहा है उसका। शॉर्ट ऑफ लेंथ आउटसाइड ऑफ स्टंप, चौथे स्टंप की बॉल होती है, उसको वो खड़े खड़े अपना फ्रंट लेग ओपन करके लॉफ्ट करने जाते हैं, कभी कनेक्ट नहीं होता, वो बैट जो है बॉल के नीचे आके स्लाइस हो जाता है, तो बॉल ऊपर निकल जाती है। हमेशा का ये हो गया, 3-4 बार तो मैंने आईपीएल में आउट होते हुए देख लिया उनको। सेम फैशन में आके उनका विकेट ले लेते हैं, एंड देन सून आफ्टर हम लोग संजू सैमसन को देखते हैं। हाँ, करुण नायर जो रन आउट होता है, हाँ मतलब करुण नायर का तो चलो पहले उसी की बातें कर लेते हैं, संजू सैमसन की बाद में बातें कर लेंगे थोड़ी सी। करुण नायर, क्या उनकी गलती थी उस वाले रनआउट में? आई थिंक यस। हाँ भाई, क्योंकि ऑल्दो कॉल उनका था, बट वो रन कहीं से भी नहीं था। अच्छा, ये दूसरी बात पता कि क्या ऐसी कॉल्स होती हैं, कोई बुराई नहीं ऐसी कॉल करने में। आपको अगर एक क्विक सिंगल दिख रहा है शायद आप पहुंच जाते। अभिषेक पोरल क्योंकि बैकफुट पे खेल रहे थे, ये ना बड़ी टेक्निकलिटीज होती है रनआउट के चक्कर में। देखो जब भी विकेट के पीछे बॉल जाती है तो कॉल हमेशा नॉन स्ट्राइकर का होता है, क्योंकि उनको दिख रहा होता है पीछे क्या चल रहा है। और जब विकेट के आगे जाती है तो बैटर की कॉल होती है, क्योंकि उनको दिख रहा है विकेट के सामने क्या चल रहा है। नॉन स्ट्राइकर की आंखें तो इस तरफ होती हैं। तो एक्चुअली में कॉल करुण नायर का ही था, बट ऐसे में ना जब एक क्लोज फील्डर से सिंगल भाग रहे होते हो तो आपको कई बार देखना पड़ता है कि जो बैटर जो स्ट्राइक पे थे, जिन्होंने शॉट खेला है, वो अपने बैकफुट पे थे या फ्रंट फुट पे थे। अगर फ्रंट फुट पे होते हैं तो रन भागना ज़्यादा आसान होता है। अगर स्टेप आउट करके खेल होते हैं तो और ज़्यादा आसान होता है। अगर बैक फुट पे होते हैं तो वो 2 यार्ड एक्स्ट्रा हो जाती है, और वो 2 यार्ड का 2 इंच से भी रन आउट हो जाते हैं। तो वहाँ पे थोड़ी रॉन्ग कॉल थी। अच्छा, रॉन्ग कॉल के बाद भी वो क्रीज में आ जाते, अगर डाइव मार दी होती। मुझे वही लग रहा था भाई, एफर्ट ही नहीं मारा पूरा तरीके से। मतलब देख के लगता भाई, ही वाज पहली बात तो ही वाज रनिंग क्वाइट स्लो, वेरी ऑनेस्टली देख के लगता बहुत धीरे भाग रहे हैं। उसके बाद अगर वो डाइव करते तो बहुत आराम से अंदर होते, तो ये आउट कायदे से होना नहीं चाहिए था, बट ही लॉस्ट हिज विकेट वेरी चीपली। अनदर पॉइंट टू बी नोटेड इज 47 में से 23 रन सिर्फ एक ओवर में आए थे देशपांडे के, जिसमें बाद में फिर अभिषेक पोरल ने जो है टॉन्क ऑफ करना शुरू कर दिया था। आई थिंक ऑलमोस्ट 4-5 चौके लगातार मारे थे, समथिंग लाइक दैट। मतलब अभिषेक पोरल का भी धीरे धीरे जैसी इनिंग्स बढ़ती गई वो थोड़ा विलेनाइज हो गए, बट स्टार्टिंग में पावर प्ले में स्पेसिफिकली जो भी 40 समथिंग रन बने, इसमें से मेजॉरिटी ऑफ द रन अभिषेक पोरल नहीं मारे थे। और संदीप शर्मा ने 2 ओवर में सिर्फ 7 रन दिए थे पावर प्ले में। ये पॉइंट आप ध्यान में रखना, बिकॉज वो डिबेट अल्टीमेटली वहीं पाएगी कि सुपर ओवर किसको डालना चाहिए था, संदीप और आर्चर के बीच। वो बहुत लोग कह रहे हैं क्योंकि तो ये पॉइंट ऑफ व्यू आप ध्यान में रखना कि संदीप के पहले 2 ओवर में सिर्फ 7 रन आए थे। ठीक है, अब 6 से 10 ओवर के बीच में से 29 रन और आते हैं। तो डीसी एक्चुअली में काइंड ऑफ स्ट्रगल कर रही थी। और पता है यहाँ पे ना कई लोगों ने क्रिटिसाइज करा केएल राहुल को कि काफ़ी स्लो हो गए थे बीच में, उनको स्टार्टिंग से आके टेक ऑफ करना चाहिए था। वाइल आई गेट वेयर दे आर कमिंग फ्रॉम, एक्चुअली में अगर आप नोटिस करोगे तो उनसे ज्यादा बड़ा इशू पोरल के साथ था। वो ज्यादा ही स्लो गए थे। केएल राहुल वाज स्टिल प्लेइंग क्लोज टू रन अ बॉल, व्हिच इज आई एम नॉट जस्टिफाइंग कि ये होना चाहिए, बट अभिषेक पोरल ने 23 रन्स तो एक ही ओवर में मारे थे। उसके बाद से उनके ऑलमोस्ट 19 बॉलों पे 11 रन थे, ऑलमोस्ट 50 की स्ट्राइक रेट पे आप खेल रहे थे। तो केएल राहुल
भले ही 100 की स्ट्राइक रेट से खेल लो लेकिन आपसे दोगुनी स्ट्राइक रेट पे अभी भी है। हाँ तो आई थिंक वो जो इशू था वो हाईलाइट नहीं हुआ कहीं ना कहीं, बिकॉज केएल राहुल का जो है वो ऑन पेपर आपको रन बॉल दिख रहा है, अभिषेक पोरल ने क्योंकि एक ही ओवर में 23 रन मार दिए थे तो ओवरऑल स्ट्राइक रेट दिखने में 100 से ऊपर की लग रही थी। या बट एक्चुअली में इशू वहाँ पे था कि अभिषेक पोरल जो है स्पिनर्स को स्ट्राइक रोटेट नहीं कर पा रहे थे। प्लस ऐसी पिच पे जहाँ पे थोड़ी बहुत असिस्टेंस होती है, मतलब एक प्लेयर जो कि स्टार्टिंग से खेल रहा है ऑब्वियसली वो ज़्यादा अच्छे कंट्रोल में होगा बॉलर्स को टेक ऑन करने के लिए। केएल राहुल आएंगे तो थोड़ा टाइम तो लेंगे ही वो अपना एडजस्ट होने में, ऑल्दो आई एम नॉट जस्टिफाइंग कि वो 100 के स्ट्राइक रेट से खेले। हाँ वो भी डिबेटेबल है। हाँ बट मतलब अभिषेक पोरल ने जिस तरीके से अपनी इनिंग्स अच्छा स्टार्ट करा आपने तो उस पर कैपिटलाइज करो ना, आप धीरे क्यों गए उसके चक्कर में, तो वहां पे काफी रन लूज कर दिए, लूज हो गए थोड़े से। 10 से 15 ओवर के बीच में देखो बाय द 15th ओवर 111 फॉर 4 हो चुकी थी दिल्ली डेविल्स यहाँ पे, दिल्ली डेविल्स कह रहा हूँ, दिल्ली कैपिटल्स यहाँ पे। सिर्फ 35 रन यहाँ पे और आते हैं। आर्चर जो है वंस अगेन ब्रेक थ्रू निकाल के देते हैं, कटर डालते हैं, लेग कटर रादर, एंड केएल राहुल ट्राइंग टू पुल इट, कुड नॉट गेट अंडरनीथ द बॉल, फ्लैट शॉट आता है, इजी कैच फॉर द फील्डर। ओवरऑल हाउ टू रेट हिज इनिंग्स, मतलब केएल राहुल आई थिंक टिकते थोड़ा 2000 डिफरेंस क्रिएट कर पाते। मतलब मुझे ये लगता है कि अगर आप उतना स्लो खेलने वाले हो, क्योंकि अल्टीमेटली क्या ही स्कोर्ड 38 ऑफ 32 बॉल्स, हाँ अगर आप इतना थोड़ा स्लो खेलने वाले हो तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप थोड़ा एंड करके आओ इनिंग्स को, एंड में जाके एक्सलेट कर दो, वरना वही है मतलब अनफॉर्चुनेट रियलिटी कि आपको विलनाइज करा जाता है फिर। तो यहाँ पे ही कुड हैव प्लेड अ बिट फास्टर, बट मतलब ठीक है, ना ज़्यादा गंदी थी ना ज़्यादा अच्छी थी। अभिषेक पोरल दो, अब देखो हसारंगा का यहाँ पे एक बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग एनालिसिस भी होगी। हसारंगा ने एक्चुअली जिस बॉल पे पोरल का आउट करा है वो 83 किलोमीटर पर की स्पीड से बॉल थी, जो कि काफ़ी स्लो है एवरेज स्पीड से। आजकल लोग यूजुअली 89-90 तो एवरेज स्पीड कम से कम रखते हैं, और तो रिस्ट स्पिनर्स फिर भी थोड़ा स्लो डालते हैं। वो बॉल लटकाई थी, अभिषेक पोरल वंस अगेन कुड नॉट कनेक्ट द बॉल, आउट हो जाते हैं। बट उसके बाद से हसारंगा की जो पिटाई हुई है, हसारंगा ने एक्चुअली में बहुत ज़्यादा बॉलें स्लॉट में दी है। अक्षर पटेल आते ही डोमिनेट करना क्यों शुरू कर दिए, ऐसा थोड़ी था कि 15 ओवर के बाद से एकदम से सारी ड्यू पड़ गई थी कि एकदम से आसान हो गया खेलना। बट अ न्यू बैटर केएल राहुल नहीं आके चीज़ वो कर पाए, अभिषेक पोरल सेट होने के बाद भी नहीं कर पाए। आई थिंक 15th ओवर आते आते कहीं ना कहीं बॉलर्स का थोड़ा सा कंट्रोल भी लूज होता हुआ दिख रहा था, दे लेट देमसेल्व्स लूज अ बिट, टू मेनी बॉल्स इन द स्लॉट। अक्षर पटेल ने आते जो डोमिनेट करा, आई थिंक गेम चेंजिंग इनिंग्स थी उनकी। आई थिंक वरना 20 पे लग रहा था कि काफ़ी लो स्कोर होगा, बट अक्षर पटेल के चलते हुए स्कोर थोड़ा सा, मतलब आई वुड स्टिल से कि बिलो पारी था स्कोर अल्टीमेटली, बट उस लेवल पे भी नहीं पहुंचता और अक्षर पटेल की इम्पैक्टफुल पारी नहीं आती। पता की बात यह है कि अल्टीमेटली आउट भी फुल टॉस पे होते हैं, वही बड़ा अनकैनी सा था। थीक्षाना वाज एक्चुअली सपोर्टिंग हसारंगा क्वाइट वेल। 10 से 15 ओवर के बीच में भी देश पांडे थीक्षाना ने रादर अच्छी बॉलिंग करके दिखाई थी। रियान पराग का भी एक ही ओवर था लेकिन उसमें रन पिटे नहीं थे इतने। सो ओवरऑल पिच के अंदर जो एक्सट्रैक्ट था उसको आप अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर पा रहे थे, विच ऑल द मोर मेक्स मी क्वेश्चन कि आप एक प्रॉपर स्पिनर लाइक कुमार कार्तिकेय को क्यों नहीं रखोगे टीम। या वन मोर गाय, आई थिंक अक्षर पटेल के साथ जो स्टब्स ने इनिंग्स खेली थी वो तो एंड में स्लो करा था, बट एंड में आते आते जो रन मारे। जब अक्षर पटेल आउट है तो अब हम स्टब्स की बातें करते हैं, लास्ट 2 ओवर्स की बातें होंगी। देखो लास्ट ओवर जो आर्चर का था और जो लास्ट ओवर संदीप का था, दोनों पिटे हैं। ऐसा नहीं है कि आर्चर की पिटाई नहीं हुई है, आर्चर भी पिटे, बट संदीप का जो लास्ट ओवर था, अब नाउ दिस इज अ बिग टॉकिंग पॉइंट, क्लियरली संदीप शर्मा का ये दिन नहीं था, ही हैड एन ऑफ नाइट। देखो हमने ये टैक्टिकल सेटअप कितनी बार ब्रेकअप कर रखा है कि संदीप शर्मा जब भी डेथ ओवर्स में बॉलिंग करते हैं एक बहुत ही प्रिडिक्टेबल सेटअप होता है, और उसके बाद भी जो है वन ऑफ द बेस्ट डेथ बॉलर्स हैं, बिकॉज वो सेटअप ही ऐसा है कि अगर बैटर को पता है ना क्या आने वाला है फिर भी मारना बहुत मुश्किल है। क्या होता है वो, बेसिकली आप एक लॉन्ग ऑन रखोगे, एक लॉन्ग ऑफ रखोगे, एक मिड विकेट, एक डीप कवर्स और एक डीप स्क्वायर लेग रख सकते हो आप, या तो फिर एक डीप पॉइंट। यूजुअली डीप स्क्वायर लेग रखा जाता है ताकि वो आग के अंदर ही स्विंग होगी तो फिर डीप स्क्वायर लेग पे कैच कर सकते हो आप। ये 5 फील्डर्स आपके फ्रंट ऑफ द विकेट पे डीप पे खड़े हुए हैं। डीप फाइनल लेग, डीप थर्ड मैन, डीप बैकवर्ड पॉइंट, ऐसा कुछ भी नहीं होता। सारे फील्डर्स जो डीप हैं वो आपके बैटर की आंखों के सामने ही हैं, अपार्ट फ्रॉम स्क्वायर लेग वो बगल में रहता है। इसका मतलब क्या है कि आप बाउंसर नहीं फेंक सकते क्योंकि पीछे चली जाएगी, या एज लगते ही या हुक मारते ही थर्ड मैन फाइनल लेग सर्कल के अंदर है, पीछे इजी रन है, या फिर आप अपर कट भी मार सकते हो। तो आपने बेसिकली बैटर को पहले से ही बता दिया कि मैं सारी यॉर्कर्स ट्राई करने वाला हूँ। उसके बाद भी लोग रन नहीं मार पाते बिकॉज यॉर्कर जिस एक्यूरेसी से वो एग्जीक्यूट करते हैं, 6 की 6 तो हार्डली कोई डाल सकता है। तो स्टार्क ने थोड़ा बहुत करके दिखा दिया इस बार, बट हर दिन नहीं होगा वैसा वो। अगर आप 6 में से 4 भी डाल दोगे ना तो भी आखिरी ओवर में 10 रन भी चाहिए तो मोर और लेस वो डिफेंड हो ही जाते हैं। जब धोनी जैसे महारथी नहीं मार पाए तो बाकी तो सब मेयर मॉर्टल्स हैं। सो ऐसे में क्या होता है ना कि संदीप शर्मा नोज व्हाट ही हैज टू डू, बहुत क्लैरिटी होती है।
आज वो दिन नहीं था बिल्कुल भी. आज बड़ा अनकैरेक्टरिस्टिक लगा. इवन अगर सुपर ओवर हम ब्रेक डाउन करेंगे कि क्यों अल्टीमेटली हारी RR. यार मुझे लगता है ना, जब आप स्लोअर बाउंसर्स के साथ मिक्स करना चाह रहे हो, उसके चलते हुए फिर वो 4-5 वाइड आ जाती हैं. ये मैंने संदीप शर्मा से हार्डली कभी होते हुए देखा है. आशुतोष स्ट्राइक पर थे, एक वाइड डाउन द लेग साइड जा रही है, एक जो है वो स्लोअर बाउंसर ट्राई कर रहे हैं, वो सर के ऊपर से निकल गई, एक आउटसाइड ऑफ स्टंप वाली वाइड पे चली गई. ही वॉज ऑल अक्रॉस द प्लेस. ऐसा नहीं लग रहा था कि एक ही बॉल ट्राई कर रहे हैं. जैसे शार्दुल ठाकुर ने जब रहाणे को 5 वाइड फेंकी थी, तो बहुत क्लियरली दिख रहा था कि वो ऑफ स्टंप की वाइड को टारगेट कर रहे हैं. तो संदीप शर्मा का मुझे लगता है दिन ही नहीं था. उसके चलते हुए 1 सेकंड पे फुल टॉसें भी आती हैं. ट्रिस्टन स्टब्स मेक्स द मोस्ट आउट ऑफ इट. एक काफी अच्छी फिनिश देते हैं डीसी को. एंड आई थिंक जो टारगेट था अल्टीमेटली 188. इट्स अ डिसेंट टारगेट हो सकता है. मतलब आई थिंक 5-10 रन आप और भी मार सकते थे. संजू सैमसन ने तो कहा पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कि आराम से चीज होना चाहिए था, हमारी गलती है. बट हाँ, मतलब यू स्टिल हैड समथिंग इन इट. अगर आपने एंडिंग इतनी अच्छी कर दी बीच के, अगर आप जो 6 से 15 ओवर का फेस था उसमें 10 रन भी और आप बना देते, तब आप मोस्टली रन बॉल खेल रहे थे, तो आप ऑटोमेटिकली 200 के पास पहुंच जाते. डेथ 200 तो आपने बड़ा अच्छा 77 रन मारे इनफैक्ट, ऑलमोस्ट ओवर परफॉर्मिंग बाय बिग माइल. सो यहाँ पे मुझे लगता है कहीं ना कहीं RR का एग्जीक्यूशन फॉल्टर कर गया. सेकंड इनिंग्स की बातें करते हैं, 63 फॉर नो लॉस. बढ़िया. आई थिंक बहुत ही अच्छा स्टार्ट भाई पावर प्ले में. मतलब जायसवाल और साथ साथ सैमसन भी. बट आई थिंक जायसवाल का मेन था जो कि टारगेट कर रहे थे. सैमसन भी स्टार्टिंग में आके लगाना स्टार्ट कर रहे थे, बट जब वो रिटायर्ड हर्ट होते हैं, बिफोर गेटिंग रिटायर्ड उन्होंने तब टोंक करना शुरू कर दिया था. जायसवाल ने तो स्टार्क को खोल दिया भाई. हाँ, एकदम ही शॉर्ट ऑफ लेंथ पे कट मार रहे हैं, थोड़ी सी बॉल ऊपर मिली तो वहां पे स्लॉक कर रहे हैं मिड विकेट के ऊपर से. मतलब ऐसा लगता है प्लान बना के आए आज. मतलब स्टार्क का अल्टीमेटली जैसा मैच गया है बाद में, कोई सोच ही नहीं सकता कि उनकी स्टार्ट एक्चुअली में ऐसी हुई होगी. तो संदीप के पहले 2 ओवर में से 7 रन थे, स्टार्क के पहले 2 ओवर में 15-20-30 रन थे कुछ. काफी ज्यादा रन थे. मतलब आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली कितना था, बट टोटली कॉन्ट्रास्टिंग. स्टार्क एंड आते आते तगड़े हो गए, संदीप शर्मा एंड आते आते फॉल्टर करके. और वही सुपर ओवर की टेल रह गई यहाँ पर. अब यहाँ पर ऑफ कोर्स जायसवाल जिस तरीके से अटैक कर रहे थे, संजू सैमसन वाज इक्वली एट इट. वो साइड स्ट्रेन उनको पड़ता है अपेरेंटली, पता नहीं रिब के आसपास कुछ उनकी मसल में स्ट्रेन आया है, और उसके कारण वो चल भी नहीं पा रहे थे. तो रिपोर्ट तो ये है कि नेक्स्ट मैच तक ठीक हो जाएंगे, वापस आ जाएंगे. आई अज्यूम कि कुछ वो नर्व खिंची विची होगी, कुछ हुआ होगा. होपिंग कि नथिंग सीरियस, बट आई थिंक इट कॉस्टेड देम. थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ा है, क्योंकि रियान पराग उसके बाद आते हैं अगेन. 11 बॉल पे 8 रन, कुड नॉट मेक अ मार्क ऑन द गेम. नंबर 3 पर या पराग को क्यों भेजा? ये लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन का ना ये सेंस एक हद तक ही बनता है, ये हर बार नहीं बनता. नहीं, प्लस आपने चलो उसके चलते भेज भी दिया, तो आप कब तक बैक करोगे चलो उस चीज को? अगर वो नहीं खेल पा रहा बंदा, तो फिर जो बंदा चल रहा है उसको ट्राई कराओ ना. नीतीश राणा इतना अच्छा खिलाड़ी निकल के आए नंबर 3 पे RR के लिए. एक इनिंग्स ऑलरेडी बहुत अच्छी खेल चुका है, इस मैच में भी बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल पारी खेली, जिसके चलते हुए ये टारगेट इतना इजिली अचीवेबल हो गया कि हम लोग कह रहे हैं RR ने बॉटल करा है. तो संजू सैमसन खुद भी कह रहे इजिली अचीव होना चाहिए था टारगेट. आप उसको चांस ही नहीं दे रहे हो भाई. ऐसे कभी नंबर 4 पे खेल रहा है, कभी 3 पे खेल रहा है, कभी 6 पे खिला रहे हैं. अभी 1-2 मैच पहले तो नंबर 6 पे खेला था वो, सबसे हटमायर सबके नीचे आया था वो खेलने. तो एक जो आदमी चल रहा है आपके लिए, उसके साथ ही आप ऊपर नीचे कर रहे हो. रियान पराग का अभी हाल ही में राइट स्ट्रीम पे हमारे किसी आदमी ने कहा कि इट सीम्स लाइक कि RR का पूरा कैंपेन इस पे बेस्ड है कि रियान पराग को हमें मेन आदमी बनाना है. आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग भाई. ये बार बार ऊपर नीचे करना, इतना ज़्यादा चांसेस मिलना, ऐसा तो नहीं है कि नंबर 3 से नंबर 4 पे आ जाएंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी उनको खेलने में. क्लियरली ही हैज़ नॉट बीन एबल टू मेक अ डिफरेंस. एंड आई लव रियान पराग. मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा सक्सेसफुल हो वो. इंडियन टीम के लिए कितना अच्छा होगा एक ऐसा ऑलराउंडर निकल के आता है. बट अगर इफ़ ही स्ट्रगलिंग, तो नीतीश राणा ने ऐसा क्या करा है जो आप उनको चांसेस नहीं दे रहे? नहीं, ये तो मुझे लगता है लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन के चक्कर में ना आप अपनी टीम के धज्जे उड़ा रहे हैं. इतना भी नहीं होना चाहिए फिनिकी अबाउट इट, बिकॉज अल्टीमेटली अक्षर पटेल बॉलिंग के लिए आते हैं, आम बॉल पे उनको आउट करते हैं रियान पराग को. अगर अक्षर पटेल वहाँ पे यूज हो रहे हैं तो यू कैन स्टिल ट्राई लेफ्टी ना. आई नो कुलदीप यादव भी दूसरे एंड से थे, उन्होंने भी अच्छी बॉलिंग करी है, बट अल्टीमेटली जो बंदा बेटर फॉर्म में है वो रिगार्डलेस की बॉल कहाँ टर्न हो रही है बेटर ही खेलेगा ना. तो एक टाइम आता है जब मैचअप्स के ऊपर आपको थोड़ा सा ऐसे हाथ रखना पड़ता है. कहते हैं कि जो अभी बेहतर फॉर्म में है उनको जाने दें, क्योंकि वाई डू यू वांट टू रूइन द मोमेंटम. 6 से 10 ओवर के बीच में से 31 रन आए, दैट इज नॉट इवन 8 रन एन ओवर. 8 रन पर ओवर से भी कम की रन रेट से आप खेल रहे थे. यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रेशर जबरदस्ती माउंट अप हुआ है. इसी के चलते रिदम टूटता है. 10 से 15 ओवर के बीच में भी सिर्फ 38 रन आते हैं. 1 सेकेंड, नॉट इवन 8 रन एन ओवर. तो ये जो मिडिल ओवर्स का फेस था 6 से 15 ओवर का, यहाँ पे आपने रन रेट को जबरदस्ती में सर से ऊपर डुबाया है. इतना करने की जरूरत ही नहीं थी. आफ्टर द स्टार्ट यू गॉट पावर प्ले में आपके 63 रन थे.
उसके बाद अगर आप इतनी स्लो रन रेट से खेल रहे हो, पिच इज सपोज टू गेट बेटर विद द ड्यू, तो आपके पास तो कोई एक्सक्यूज ही नहीं है स्लो खेलने का यहाँ पे। इट वॉज बियॉन्ड मी कि यहाँ पे क्या चल रहा था एग्जैक्टली। अब देखो राणा की बात करते हैं, स्टब्स ने ड्रॉप कर दिया था उनको, सिटर कैच था वो ड्रॉप करा, और उसके बाद जो उन्होंने पिटाई करी है, मतलब अक्षर पटेल के ओवर में आई थिंक 30 तो नहीं, बहुत 15 ओवर जो था उनका 17-18 कुछ रन आए थे उसके। मतलब आई एम लविंग इट कि नीतीश राणा इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। KKR में भी वो आदमी अच्छा खेलता था, कई बार उन्हें थोड़ी एक्सेसिव हिट मिल जाती थी, बट वो एक अंडररेटेड प्लेयर है थोड़ा, जो कि इधर उधर आके अच्छा कंट्रीब्यूशन करता रहता है। तो अगर उनको होपफुली अब इस परफॉर्मेंस के बाद शायद आरआर मैनेजमेंट थोड़ा जागेगी और उनको कंसिस्टेंटली उसी जगह पे मौका देगी जहाँ पे वो चल रहे हैं इस टाइम पे। चल रहे हैं जायसवाल अल्टीमेटली फिर कुलदीप यादव पे आउट होता है। कुलदीप यादव भी भाई साइलेंटली अपने ऑरेंज कैप पर्पल कैप की लिस्ट में आ चुके हैं, एंड आई थिंक वंस अगेन यार वरुण चक्रवर्ती से भी आगे हैं अभी वो। इंडियन स्पिनर्स में तो आई थिंक नंबर 1 चल रहे हैं इस वक्त वो। हाँ शायद हार्दिक पांड्या वगैरह, नूर अहमद, ये सब ऊपर है, खलील अहमद, बट स्पिनर्स की बात होती है तो कुलदीप यादव जो सारे शाउट्स थे चैंपियंस ट्रॉफी के टाइम पे कि फिटनेस सर्जरी के बाद रहेगी कि नहीं रहेगी, सबको एकदम चुप कर दिया उन्होंने। काफी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं वहाँ पे वो। एंड विद दिस बेसिकली आखिरी 5 ओवर जो बचे थे DC की बॉलिंग के, उसमें दे कुड हैव यूज्ड 5 ओवर्स ऑफ पेस इफ दे वांटेड टू। इतने ऑप्शन उनके पास अवेलेबल थे वहाँ पे, प्लस एक स्पिन का और भी था अक्षर और कुलदीप का, और 3 ओवर्स बचे हुए थे विपराज के। सो लिटरली हर एक बॉलर से आप ओवर्स एक्सट्रैक्ट कर सकते थे। वंस अगेन अक्षर पटेल की कप्तानी देखो आप, इतना स्मार्ट रोटेशन ऑफ बॉलर्स करा है। मिडिल फेज में आपने रन्स भी चोक करे एंड स्टिल यू हैड सो मेनी ऑप्शंस। रन्स चोक करने का मतलब ये नहीं था कि आपने अपने मेन बॉलर्स के ओवर पहले खत्म करा दिया, ऑप्शंस फिर भी अवेलेबल थे। वेरी नाइस रोटेशन बाय अक्षर पटेल। आखिरी 5 ओवरों की बातें करते हैं अब यहाँ पे। वंस अगेन राणा 26 बॉल 50 मारते हैं, एंड इट टुक अ स्पेशल डिलीवरी बाय स्टार्क, यॉर्कर मारते हैं वो। उस बॉल पे आप ब्लेम कर नहीं सकते बैटर को। इट्स वेरी हार्ड टू गेट अंडरनीथ दैट एंड स्कोर समथिंग आउट ऑफ इट। बट उसके बाद हम लोग देखते हैं यार जिस तरीके से ध्रुव जुरेल बैटिंग कर रहे थे, इट सीम्ड एज इफ दे वुड सेल थ्रू। मोहित शर्मा का स्पेसिफिकली मुझे सेकेंड लास्ट ओवर याद है जहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने बैक ऑफ द हैंड जो स्लो डिलीवरी होती है मोहित शर्मा की, बड़े अच्छे से रीड करके अपने आप को सेटअप कर रखा था ओपन चेस्टेड होके, और 2 छक्के लगाए थे। अच्छा वो दोनों छक्के बहुत ज़्यादा दूर नहीं गए थे, बहुत पास में थे बाउंड्री के, बट दे वर गुड इनफ बिकॉज बॉल में पेस इतनी नहीं थी। तो ध्रुव जुरेल ने बहुत ही क्रूशल वो 2 छक्के मार के दिए थे। उसके बाद अगर आखिरी ओवर में 9 रन रह गए और एक भी बाउंड्री नहीं आ रही है भाई, इट टुक समथिंग स्पेशल आउट ऑफ मिचेल स्टार्क एंड हैट्स ऑफ दैट गाय। मतलब यहाँ पे हम लोग बैट्समैन को क्रिटिसाइज करने वाले हैं या फिर हम लोग बोलेंगे कि भाई मिचेल स्टार्क की बॉलिंग ही इस लेवल की थी कि आप कुछ कर ही नहीं सकते। बहुत टॉप टियर थी यार, मतलब आप लिटरली सारी बॉलें जो हैं वो यॉर्कर उसकी लेंथ पे फेंक रहे हो, बैटर्स कहाँ से अंडरनीथ आ जाएंगे 140 की स्पीड के ऊपर, बहुत मुश्किल हो जाता है। आजकल तो बैटर्स इनोवेट भी करते हैं ना, क्रीज के अंदर खड़े होते हैं बहुत ज़्यादा, एंड रिस्ट विस्ट में इतनी पावर है, बैट इतने मोटे मोटे हैं कि वो फ्लिक ऑफ द रिस्ट से भी कई बार रन लग जाते हैं। उसके बाद भी अगर आप, क्योंकि स्टार्क का वही है ना, इज अल्टीमेटली बैकिंग हिज स्ट्रेंथ, एंड अब क्योंकि रिदम पकड़ ली उन्होंने तो अब वो एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं उसको विद मोर एक्यूरेसी। यहीं पे अगर 2-3 बॉलें अगर ऑफ चली गई होती, शायद फुल टॉस से आ गई होती तो शायद दिल्ली जीत गई होती, तो दिल्ली के राजस्थान जीत गई होती। बट दिल्ली के लिए एंड स्टार्क के लिए मोर पर्टिकुलरली देयर वाज नो रूम फॉर एरर। उसके बाद भी उन्होंने वो एग्जीक्यूट कराया कि एट मैक्स आप 2 रन भाग पा रहे हो। उसमें भी भाई मतलब 2 रन आप हर बार तो नहीं भाग पाओगे, इतनी छोटी बाउंड्रीज हैं। तो यहाँ पे देखो क्रिकेट में ये बात है ना कि किस ग्राउंड में आप खेल रहे हो उससे ही फर्क पड़ता है। ग्राउंड का साइज छोटा तो 2 रन भागने मुश्किल है, MCG भी खेल रहोगे तो आप 3 रन भी बहुत आराम से। तो उसके चलते हुए अल्टीमेटली अ ग्रेट ओवर, अननेसेसरी आप रनआउट्स कहोगे आगे जाके सुपर ओवर में, उसकी बातें करेंगे। जब सुपर ओवर की बात आती है क्या कहोगे, मतलब डिसीजन सही था जो बैटर्स भेजे गए थे? पराग और हेटमायर, हाँ भाई रियान पराग, एंड ये दिस इज अगेन अ पार्ट ऑफ दैट होल रैंट ओनली कि रियान पराग को यहाँ पे क्यों भेजा गया है। मतलब अक्षर पटेल ने आफ्टर दिस मैच ही सेड कि हम सबको लगा था कि जायसवाल आएंगे और स्टार्टिंग से टॉन्ग करना स्टार्ट करेंगे, स्पेसिफिकली क्योंकि इसी मैच में हमने देखा कि उन्होंने स्टार को डोमिनेट करा था। तो उसके बाद वाई वुड यू नॉट सेंड हिम, एंड वो ईदर वे जायसवाल इज अ, मतलब वो ज़्यादा प्रूवन हिटर है रियान पराग से इस टाइम पे। इसमें भी लेफ्ट राइट के चक्कर में फंस गए क्या? आई डोंट गेट इट, इन लोगों ने क्या करा भाई यहाँ पे, बट रियान पराग को ऊपर भेजना आई थिंक दैट वाज अ ब्लंडर। एंड आई डोंट नो हुम टू कॉल अपार्ट फ्रॉम राहुल द्रविड़, क्योंकि राहुल द्रविड़ वहाँ पे अवेलेबल थे। आई डोंट लाइक टू क्रिटिसाइज हिज चॉइसेस वेरी मच, क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने वर्ल्ड कप ला के दिया हम लोगों को, बट भाई क्या कर रहे हैं भाई, क्या हो रहा है? रियान पराग को हम लोग सुपर ओवर में देखने वाले हैं क्या अब हम लोग?
मतलब ऐसा भी नहीं है कि रियान पराग में पोटेंशियल नहीं है, बट इट्स भाई जो लोग अवेलेबल है अभी उनको फॉर्म आप देखो। बेटर किसका है? आई आर्ग्यू कि नीतीश राणा, मैं वही कहता कि इनसे अच्छा तो हम नीतीश राणा को ही भेज देते भाई। इससे रियान पराग से बेटर तो हम नीतीश राणा को ही भेज देते अगर जायसवाल को नहीं भी भेजना तो। बट वेरी ध्रुव जुरैल ने छक्के मारे थे, ध्रुव जुरैल वाज बेटर सूटेड अगर लेफ्ट हैंड राइट हैंड की बातें करनी थी तो रियान पराग ने तो 11 बॉलों पे 8 रन बनाए थे यार। तो मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आया कि क्या डिसीजन था। खैर मिचेल स्टार्क का ऑफ कोर्स एक ना एक तो लो फुल टॉस में कन्वर्ट होनी थी, यॉर्कर हर बॉल तो परफेक्ट जाएगी नहीं, एंड वो उनको एक ब्लेसिंग मिल जाती है रियान पराग को, स्लैश करते हैं, एक बाउंड्री मिल जाती है। बट उसके बाद वाइड बॉल पे, वाइड बॉल थी नो बॉल थी। क्या सोचा मतलब हेटमायर ने, मेरे को समझ में नहीं आया। वो हेटमायर आधी क्रीज पहले ही चला जा चुका था जब वो रन के लिए जा रहे थे, एंड रियान पराग तो पीछे ही देख रहा था तब तक, वो भाग भी नहीं रहा था उसके लिए। जो भी ट्राई करा हेटमायर ने, कम्युनिकेशन गैप बहुत क्लियर था उन दोनों के बीच में। रियान पराग ने भागने का ट्राई करा, बहुत ज़्यादा ईजी रन आउट था वो। एंड ये आरआर के रियान पराग की गलती भी नहीं है। हाँ गलती तो कुछ नहीं थी, बट ये क्या हो रहा है भाई, इतना गंदा कम्युनिकेशन हो सकता है? क्योंकि इससे ये रन आउट नहीं होता। आगे हम एक और रन आउट देखते हैं। वो एक तो वो नो बॉल हो गई थी बिकॉज वो पॉपिंग क्रीज जो साइड की होती, साइड लाइन होती है, उसके ऊपर पैर उनका आ गया था। उसके ऊपर बाद में फिर मीम्स आने की विघ्नेश के तो कितने बार बाहर गए, मिचेल स्टार्क की तो लाइन के ऊपर था पैर, उनके तो लाइन से बाहर गए, बट वो मुंबई इंडियंस का स्पॉट नहीं हुआ है। आई डोंट वांट टू गेट इनटू कॉन्स्पिरेसी एंड से कि मुंबई इंडियंस का जानबूझ के नहीं करा जा रहा है। आई थिंक वो बहुत ही फार फेच्ड एक चीज़ है, बट क्लियरली एम्पायर्स हैव टू बी मोर अवेयर ऑफ दिस। जो नेक्स्ट रन आउट होता है 1 सेकेंड, वो सेकेंड रन आप कहाँ से भाग जाओगे? जरूरत ही नहीं थी भाई। एक बॉल बची है इसके बाद, अल्टीमेटली जब ये लोग आउट होते हैं, क्योंकि सिर्फ 3 ही बैटर्स आ सकते हैं सुपर ओवर में, लास्ट बॉल खेलने को भी नहीं मिलती, 5 ही बॉल में लोग निपट जाते हैं। वो छोटे ग्राउंड पे आप वो 2 रन वहां से कैसे भागोगे? हाँ, जरूरत क्या है? जायसवाल 1 सेकेंड कोई डाइव वाइव कुछ नहीं था यार। इट एट द एंड ऑफ द डे इट फेल्ट एज इफ जिस टीम को ज्यादा कंपोजर दिखाया है ना, वो टीम जीती आराम से, बहुत क्लियरली दिख रहा था वो। हाँ। पहली इनिंग में भी थिकशाना ने लास्ट बॉल पे कैच छोड़ा था, ठीक है, यहाँ पे 2 रनआउट हुए फालतू के। फिर अभी सेकेंड ओवर में आते हैं जो सुपर ओवर का था, संदीप शर्मा और मिचेल स्टार्क में फर्क दिखा। स्टार्क ने अपना कंपोजर होल्ड कर रखा था, संदीप शर्मा को क्या ओवर देना चाहिए था कि नहीं, इसके ऊपर बातें हो रही है। आई थिंक एकदम सही डिसीजन था। क्यों, रीजन क्या? अरे भाई आर्चर ने 2019 में ओवर डाला था यार, उसका आप मैं तो कह रहा हूँ वर्ल्ड कप वाला तो ना भी करो। हाँ, क्योंकि भाई 6 साल पहले की बात, अब क्यों लेके आ रहे हो? गिना रहे हो बैठ के 6 साल पहले कर रहा था। संदीप शर्मा फॉर श्योर इज वन ऑफ द बेस्ट डेथ ओवर्स, तो आप उनको सुपर ओवर क्यों नहीं देना चाहोगे? उसमें बेस्ट बॉलिंग करते हो, वन ऑफ द बेस्ट। तो मेरे हिसाब से आई थिंक ईदर वे, अगर वो आर्चर को देते या संदीप शर्मा को देते, आई डोंट थिंक कुछ गलत होता। चाहे आर्चर को देते, मुझे उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। किस बेसिस पे दे रहे हो? भाई बॉलिंग तो अच्छी कर रहे हैं इस टाइम पे, अच्छे फॉर्म में इस टाइम पे यार। संदीप शर्मा ने अभी इस आईपीएल सीजन में भी आपको 1-2 मैचेस डेथ ओवर्स में बॉलिंग करके जिताए हैं। आपके पास प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड दिख रहा है। अब मैं वही कह रहा हूँ, ही डिड नॉट हैव अ कंप्लीटली बैड गेम। पहले 2 ओवर बड़े अच्छे थे उनके। हाँ। मेजर इशू है वो लास्ट ओवर में हुए, एंड क्लियरली उनका दिन नहीं था। बट ऐसे पे ना ये कहना बड़ा आसान होता है कि आर्चर को बॉलिंग नहीं दी। आप एक तो पहली बात, लास्ट 3-4 सालों में आर्चर का क्या ट्रैक रिकॉर्ड है, एक सुपर ओवर में या फिर एक आखिरी ओवर में कितनी अच्छी बॉलिंग करी है। क्या उन्होंने संदीप से बेटर बॉलिंग करी, अच्छी करी भी है? तो नहीं, क्लियरली नहीं करी है। सेकेंडली संदीप के अगर 1-2 ओवर बुरे गए पूरे मैच में, राधा पूरे सीजन में, आप उसके चलते उनको इस सीजन का सबसे इंपॉर्टेंट ओवर नहीं दोगे, तो व्हाट डज दिस शो ऑन दैट गाय ऑल्सो? मैनेजमेंट का कोई भरोसा नहीं है उनके ऊपर। मतलब लोग ऐसा कहेंगे ना कि गेम उनने एंड सही तरीके से नहीं किया था। स्टार्ट बहुत अच्छा करा, एंड में पिटाई होनी स्टार्ट हो गई थी। आई थिंक इसमें तो राजस्थान के मैच को कॉल आउट नहीं करना चाहिए। यू हैड द बेस्ट पॉसिबल गाय टू बोल अ डेथ ओवर, टू बोल अ सुपर ओवर, यू गिव द बॉल टू हिम, कोई क्वेश्चन ही नहीं है। आई वुड स्टिल स्टिक टू इट। आई वुड से कि अगर आर्चर को देते मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट संदीप को दिया तो उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड वन सेकंड, संदीप के साथ प्रॉब्लम वही है, देखो सेटअप फिर से वही था जो फिर भी उन्होंने एक्सप्लेन करा। 5 फील्डर इन फ्रंट ऑफ द बैटर, एंड बहुत क्लियरली आपको फिर यॉर्कर्स ट्राई करनी चाहिए, बट आप फिर स्लोअर बाउंसर्स ट्राई कर रहे हो। इट वाज सो अनलाइक संदीप शर्मा। वो 6 के 6 यॉर्कर ट्राई करते हैं ऐसे सेटअप के साथ। उस पर ट्रिस्टन स्टब्स ने मार दिया छक्का, केएल राहुल के ऊपर भेजा गया था, लवली डिसीजन। वन सेकंड, कई लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे, लेकिन जो आपको चाहिए सिर्फ 12-13 रन, यू हैव टू हैव अ गाय जिसके पास एक्सपीरियंस ऐसे जगहों पे खेलने का। थोड़ा डायनामिक है केएल राहुल, जो इधर उधर मार सकते हैं, थोड़ा ऊट-पटांग शॉट ही मार सकते हैं। एंड आपको मतलब वही ना 15-20 रन आप चेज नहीं कर रहे, यू कैन मैन्यूवर योर वे इनटू इट। तो आई थिंक इट वाज अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन बिटवीन दोस टू गाइज, एंड आशुतोष शर्मा इज द थर्ड गाय, परफेक्ट चॉइस डीसी की तरफ से। ऑल इन ऑल अ ग्रेट विन फॉर डीसी। कोई सवाल ही नहीं उठता कि दे आर क्लियरली लुकिंग लाइक द बेस्ट टीम राइट नाउ। पंजाब इज, आई स्टिल बिलीव, वन ऑफ द स्केरियस्ट टीम्स। हाँ, ऑन दैट डे तो कुछ भी कर सकते हैं भाई, शेरों का तो नहीं खेलना सही में। और गुजरात के भी बातें करेंगे। गुजरात का बस मुझे वो एक चीज़ का और कंसर्न है, बाकी तो जितना स्मार्टली खेल रही है ना गुजरात भाई,
आई थिंक I'd be disappointed अगर यहाँ से टॉप 4 में नहीं आता। ऑन दी अदर हैंड आरआर के लिए बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग हो गई, आरआर का क्योंकि तो आई थिंक इट्स डन नाउ। मतलब एक तरीके से तो आपने हाथों से जो मैच आपके हाथों में था वो दिया आपने पहली बात तो सुपर ओवर करा के, एंड देन सुपर ओवर में भी आपकी परफॉर्मेंस बिल्कुल अच्छी नहीं थी। तो आई थिंक उनका जो सीजन बीच में हमें लगा था कि अच्छा अब यहाँ से उठना स्टार्ट करेगी आरआर, और वापस डूब रहे हैं हम धीरे धीरे। डूब रहे हैं, कोई देयर इज नो आउट, हाँ दिख नहीं रहा कैसे ऊपर है पानी से ऊपर। Yeah. मतलब बाकी टीम्स जो है 2-3 को छोड़ के, चेन्नई को छोड़ दो, राजस्थान को छोड़ दो, यू कैन स्टिल सी सम वे कि शायद ये दलदल से बाहर निकल सकते हैं। हाँ अगर आप ऐसे डिसीजंस ले रहे हो आकर कि हम कुमार कार्तिक को कोई नहीं खिलाएंगे, हम इम्पैक्ट प्लेयर को यूज ही नहीं कर रहे, अरे मतलब किस बात का वो है भाई, कॉन्फिडेंस है कि बिना इम्पैक्ट प्लेयर के आप जीत जाओगे। बाकी टीम्स बेवकूफ बैठी हुई हैं जो कर रही हैं। ब्लंडर ऑफ अ डिसीजन एंड डिजर्वेडली द लूजर्स ऑफ दिस गेम। या रिगार्डलेस नेक्स्ट मैच पे चलते हैं, SRH वर्सेस मुंबई। अब इस मैच की तो भाई क्या बातें करें नैरेटिव वाइज, डेल स्टीन ने तो कुछ हफ्तों पहले प्रेडिक्शन कर दी थी। मतलब आई वांट टू नो, 300 आ रहे हैं। ये हमने नोटिस करा अपनी लाइव स्ट्रीम में भी कि इतनी ज़्यादा हाइप हुई नहीं इस मैच की अल्टीमेटली, ऑल्दो आई वाज क्वाइट हाइप्ड अबाउट दिस मैच बिफोर आई गॉट टू नो कि इन लोगों ने क्या विकेट प्रिपेयर करी एक्चुअली में इस मैच के लिए, बट उससे पहले एटलीस्ट मैं काफ़ी हाइप्ड था। तो आई वुड लाइक फॉर द ऑडियंस टू टेल मी कि आप लोग क्यों एक्साइटेड नहीं थे भाई इस मैच के लिए, मतलब आई एग्जैक्टली थिंक ऐसा क्या एक्साइटेड था? थे, और क्योंकि इतना बड़ा डर्ड निकला ये पहली इनिंग के बाद तो इसलिए, लोगों ने ट्यून ऑफ कर दिया। हो सकता है या बिकॉज इट वाज सो एंटी एक्सपेक्टेशंस जो था लोगों का, इतना एंटी क्लाइमैक्स था ये पूरा मैच। राइटफुली से ऑडियंस का पूरा हक है ये सब करने का, मतलब अगर हाँ, आपको अगर नहीं मिलती गंदा चल रहा है तो एक्सपेक्टेशन पे boring चल रहा है तो क्या पूरा है, चलता है उनका। बेसिकली क्या हुआ, इसमें गेम चेंजर पिच थी। वानखेड़े में आप कितना भी पिच को ऊपर नीचे कर दो, अंडरस्टैंड आप एक टेस्ट मैच की रैंक टूर्नामेंट बना रहे हो, यूजुअली लिमिटेड ओवर्स में और T20s में स्पेशली आपको एक बहुत ज़्यादा बॉलिंग फ्रेंडली विकेट मिलती नहीं है। या सो इन लोगों ने पिच को काफ़ी पानी दे दिया एंड सूखने का इतना टाइम था नहीं, तो पिच डैम थी इनिशियली, और लकीली मुंबई टॉस जीत गई, उन्होंने बॉलिंग का डिसीजन लिया, और ये डैम्पनेस वाला रोल डेफिनेटली प्ले आउट करा है, बट टू व्हाट एक्सटेंट इज वो हमारी खोज रहेगी इस एनालिसिस में कि हम पता लगाएं। वो पहली बात तो वंस अगेन भाई पिच की एनालिसिस और कंडीशंस के एनालिसिस में किसको भरोसा करूं, बिकॉज मुरली कार्तिक कहते हैं, मैंने पिच क्रिएटर से बातें करी तो कहते हैं कि पिछले 3 दिन से बिल्कुल भी ड्यू नहीं पड़ रही है, और हार्दिक पांडे से पूछा गया टॉस पे तो कहते हैं हम कल प्रैक्टिस कर रहे थे और बहुत ड्यू थी। मतलब उनका सेकंड बॉलिंग फर्स्ट करने का ऑप्शन था ही यही कि भाई ड्यू आ जाएगी, बाद में तो बैटिंग करना हमारे लिए थोड़ा इजी मतलब दोनों सेम ही ग्राउंड में प्रैक्टिस कर रहे थे, क्या चल रहा था पता नहीं वंस अगेन आई डोंट नो क्या हुआ एग्जैक्टली। टीम्स में यार ऑफ कोर्स मुंबई की सेम टीम होनी थी, विनिंग टीम थी। SRH लाइक RR, भाई आप क्या सोच रहे हो, आपने 6 बैटर्स टीम में ले रखे हैं, आप पैट कमिंस को नंबर 7 पे भेज के कह रहे हो कि हम यहाँ पे पहले बैटिंग करेंगे और फिर हम एक एक्स्ट्रा बॉलिंग ऑप्शन रख लेंगे। फर्स्टली यू डिड नॉट इन्वेस्ट इन दी ऑलराउंडर्स इनफ। नीतीश कुमार रेड्डी एक बंदे थे, वो अब बॉलिंग कर नहीं पा रहे हैं अभी, तो अब आप बैटिंग को कॉम्प्रोमाइज़ करके कह रहे हो कि हमारे पास 6 बॉलिंग ऑप्शंस हो जाएं तो हम लोग जो है नंबर 7 पे पैट कमिंस को भेज देंगे ऑन अ सपोजिडली बैटिंग फ्रेंडली ग्राउंड, जहाँ पे आपको पता हाई स्कोर्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि आप अनफॉर्चुनेटली पहले बैटिंग भी कर रहे हो, बाद में चेस करना आसान ही होगा। आई डोंट नो क्या स्ट्रैटेजी थी ये टिपिकल राजस्थान रॉयल्स ऑफ 2023 एंड 2024 है कि हम एक बैटर कम खिला के अश्विन को एज अ फ्लोटर खिलाएंगे और फिर सेकंड इनिंग्स में केशव महाराज या फिर नांदेड़ बर्गर को एज अ 6th बॉलिंग ऑप्शन लेंगे। मतलब मुझे तो ये समझ में नहीं आया, इनने बाद में आके बोला भी कि हमने पिच को रीड करा था, टाइम इनको मिला था पिच रीड करने का, तो आपको ये तो पता ही चल गया होगा कि थोड़ी डैम पिच है, एंड जैसे टाइप के आपके बैटर्स हैं उनको थोड़ी प्रॉब्लम होगी इनिशियली। जितने भी एक्सपर्ट्स थे सबने बोला था कि इनिशियली इन द फर्स्ट 6, 10, 12 ओवर्स आपको थोड़ा टाइम लगेगा सेटल होने में इस पिच पे, बट वंस यू सेटल डाउन ऑन द पिच उसके बाद आप रन मार सकते हो यहाँ पे। वही ना, ये डैम्पनेस वाला जो बहाना है ये कब तक वैलिड है? आप मैं कह रहा हूँ चलो आप आधी इनिंग भी निकाल दो, 10 ओवर भी निकाल दो, बट देयर कम्स अ पॉइंट व्हेन यू हैव टू एक्सेलरेट। अगर उसी सेम पिच पे आखिरी में अनिकेत और पैट कमिंस आके आउट ऑफ नोवेयर 55-60 रन मार दे रहे हैं, तो मतलब इतनी भी बेकार तो पिच नहीं है ना। मैं कह रहा हूँ, मैं तो टेक्निकलिटीज पे जा भी नहीं रहा, मैं बेसिक सेंस से बात कर रहा हूँ। तो डेफिनेटली डैम्पनेस का फर्क पड़ता है, बट कब तक पड़ेगा? आप आई थिंक पीपल ऑल्सो डोंट रियलाइज कि जब ये चीज़ मैंने पहले ही बोल रही, जब फ्लड लाइट्स में आप खेल रहे होते हो, कई बार ये आर्गुमेंट होती है कि फ्लड लाइट्स में एक्चुअली में पिच पे जो लोग प्रेजेंट होते हैं उनको ज़्यादा गर्मी फील होती है एज अपोज्ड टू डे गेम। सारी हाई वोल्टेज लाइट्स जो है वो पिच के ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड होती हैं, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है डे नाइट गेम्स में इसी चक्कर में। तो ये जब आप खेलोगे तभी आपको समझ में आएगा। तो पिच के ऊपर अगर इतनी हीट प्रोड्यूस करी जा रही है कॉन्स्टेंटली, तो इवेपोरेट हो जाएगा इवेंचुअली। जो भी डैम्पनेस है वो हमेशा नहीं रहेगी 40 ओवर तक। तो हाँ, इनिशियली समझ में आता है पावर प्ले वगैरह में आपको मुश्किल हुई है, बट उसके बाद इट इज़ ऑन यू, आपने सही बैटिंग नहीं करी है। लेट्स टॉक अबाउट इट। पहली इनिंग में पावर प्ले की अगर हम बातें करें 46 फॉर नो लॉस,
दोनों ओपनर सर्वाइव कर गए पावर प्ले को, यूजुअली तब जीतती है। अच्छा, हाँ, यूजुअली 75% चांस होता है कि फिर ये जीत जाएगी टीम। ऑल तो इसमें भी हम लोग देखे तो पहली बात तो पहली बॉल ही जहाँ पे अभिषेक शर्मा आउट होते होते जस्ट बचे। हाँ, टफ कैच था, बट भाई आती उनने जो स्टेप आउट करके मारने का ट्राई करा था, अगर वो बाई चांस फंस जाती हाथ में तो अगेन गुड़ गोबर हो जाता है। नहीं, मैं उसके लिए ब्लेम थोड़ी करेंगे, तो नहीं, इंटेंट तो बहुत अच्छी थी। मैं बस कह रहा हूँ कि कैसे इनके हाथों में जा सकता था एमआई की गेम। ट्रैविस हेड का भी स्टार्टिंग ही 4-5 बॉल में कैच जस्ट नीचे रह गया था उनके। देयर वर मल्टीपल ओकेजन्स जहाँ पे इन दिस पावर प्ले ओनली इन द स्टार्टिंग 3-4 ओवर्स फील्डर्स के जस्ट वो कैरी नहीं करी बॉल उन तक, जस्ट सामने गिर गई, वरना ये लोग पहली आउट हो जाते। बट देन अगेन आई थिंक ये लोग ट्राई कर रहे थे, बट धीरे धीरे करके इनको भी समझ में आया कि अच्छा पिच ये वैसे टाइप की है नहीं जहाँ पे बहुत ही आराम से रन पड़ेंगे, तो इन्हें थोड़ा सा अपनी अप्रोच। आई डिसएग्री, मुझे लगता है कि दैट इज व्हाट वाज लैकिंग विद द ओपनर्स। अगर आप नोटिस करोगे पावर प्ले में दीपक चंद ने 3 ओवर डाले, बुमराह के 2 ओवर थे और ट्रेंट बोल्ट का 1 ओवर था। बुमराह ने जो अपने 2 ओवर डाले उसमें 10 रन थे टोटल। क्यों? क्योंकि ऑलमोस्ट 50% ऑफ द बॉल्स, मैंने लाइव स्ट्रीम में ही बोला था, 50% ऑफ द डिलीवरीज वर स्लोअर वंस, कटर्स थी वो, ऑलमोस्ट आधी बॉलें। फॉर अ गाय लाइक बुमराह जो कि 150-145 की स्पीड पे फेंक सकते हैं बॉल, अगर वो कटर्स फेंक रहे हैं, व्हाट इज स्टॉपिंग हिम फ्रॉम बॉलिंग फ्रंट ऑन फुल पेस? ही रियलाइज की पिच पे क्या जरूरत है। दीपक चहर ने भी जो भी बॉलें बैक ऑफ लेंथ मारी उसमें एक भी चौका नहीं आया है। सारी बॉलें पहले 4 ओवर में टोटल 4 बाउंड्रीज थी मेरे ख्याल से, एंड वो सारी बॉलें ऐसी थी जो कि ओवर पिच थी, जिस पे अभिषेक शर्मा ने फिर एक्सप्लॉइट करा। ट्रैविस हेड को तो इतनी स्ट्राइक मिली नहीं मिली। तो बहुत ही क्लियर कट एक एनालिसिस बन रहा था कि जब भी आप बॉल को ऊपर पिच कर रहे हो स्विंग के चक्कर में, इट इज बेसिकली टेकिंग द डैम्पनेस आउट ऑफ द इक्वेशन। क्योंकि अगर बॉल मुंह के नीचे पिच कर रही है तो फिर पिच करने के बाद कितना रुकती है, कितना फंसती है, कितना ग्रिप करती है तो मैटर ही नहीं करता। बैटर ऑलरेडी टिप तक पहुंचा हुआ है, तो डैम्पनेस का फर्क ऑलमोस्ट नलिफाई हो जा रहा है। जब बॉल को पीछे खींच रहे हो तब वो असली हमें फर्क दिखना शुरू हो रहा है पिच का। तो वो जहाँ पे ओवर पिच बॉलें थी, इन दैट जो लालच होता है ना स्विंग करने का, वहीं पे पिटाई हुई है सिर्फ, बाकी रन आए नहीं। इसीलिए अगर अल्टीमेटली देखो तो विकेट एक भी नहीं करा, लेकिन 46 रन ही है। दैट इज नॉट इवन 8 रन एन ओवर। तो इसका एनालिसिस एक्चुअली में ये रहा है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं 6 से 10 ओवर के बीच में से 29 रन और आते हैं। हाँ। ये कंसिस्टेंटली जो कम रन आ रहे हैं, इसके बाद भी सिर्फ 2 विकेट गिरे आपके यहाँ पर। 75 for 2 थे अब 10 ओवर में। ऐसा नहीं कि 7-8 विकेट गिर गए, ऐसा अच्छा कोई कोलैप्स नहीं हुआ इस मैच के अंदर। उसके बाद भी अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो, अगर विकेट इतनी मुश्किल थी तो आप आउट हो जाते, या तो जो क्लियरली दिखता अगर होते तो आप आउट नहीं हो रहे हो, तो आपके रन भी नहीं आ रहे हैं। इट वॉज अ क्लियर लैक ऑफ रीडिंग द विकेट एंड प्लेइंग अकॉर्डिंग टू इट। अगर आपको पता है बॉल फंस के आ रही है थोड़ा सा, तो आपको थोड़ा सा अपना अप्रोच टोन डाउन करना पड़ता है, वेट फॉर योर बॉल्स। पर अगर ट्रैविस हेड और अभिषेक शर्मा हर बॉल को अगर चलाने के लिए जाएंगे, तभी तो पहले के 3-4 ओवर इतने एराटिक लग रहे थे देखने में, कहीं से भी थ्रो आ रहा है, कोई भी कैच छूट जा रही है। करण शर्मा की तो उंगली कट गई, पता चला। तो इट इज एग्जैक्टली कि आपका जो इंटेंट है, जो आपका अप्रोच है, इट इज नॉट मैचिंग द कंडीशंस वंस अगेन। फिर से बात घूम के वहीं पे आ गई सर की। एक मैच में अच्छा विकेट मिला था पंजाब के अगेंस्ट, आपने चेस कर दिया। जहां दोबारा वो बात घूमने शुरू हुई तो फिर से आप जो है ग्राउंड जीरो पे आ गए। तो यहीं पे अगेन फिर वो महत्व निकल के आता है उन सारे खिलाड़ियों का जो कि स्लो पिच पे भी गेम चलाना जानते हैं। मतलब T20 गेम इवन राइट नाउ इन 2025 एज अपोज टू व्हाट आई थॉट वुड हैपन इन 2025, अभी भी गेम उन खिलाड़ियों की इज्जत करता है जो थोड़ा ऐसे पिचेस पे भी खेलना जानते हैं। क्योंकि अगर यहाँ पे आपके वो शॉट्स नहीं लग रहे, उसके बाद भी एक आप अच्छी रन रेट पे रन्स बनाते जाओगे, वो डिफिकल्ट हो जाता है ऐसे खिलाड़ियों के लिए। तो वही ना, अगर आप अपनी बॉल्स पिक कर लोगे तो देयर इज नोबडी स्टॉपिंग यू। अल्टीमेटली मुंबई ने भी तो रन बनाए ना यहाँ। हाँ। स्काई ने तो आती पहली बॉल से पिटाई करी, रोहित शर्मा ने पिटाई करी, उसके पीछे भी ऐसा क्या कमी थी, बातें करेंगे आज। तो बहुत बड़ी कमेंट्स के ऊपर भी सवाल उठेंगे। 6 से 10 ओवर के बीच में जो 2 विकेट गिरते हैं, वंस अगेन स्मार्ट बॉलिंग में हार्दिक पांड्या लाइक ऑलवेज इस आईपीएल में भाई जितना परफेक्ट एग्जीक्यूशन उनका दिख रहा है, वो एक फील्ड प्लान सेटअप करते हैं और एग्जैक्टली उसके अकॉर्डिंगली बॉलिंग करते हैं। डीप पॉइंट था, अभिषेक शर्मा को फोर्स करा, बॉलिंग इट अक्रॉस हिज बॉडी एंड शॉर्ट ऑफ लेंथ, कट मारने जाओ हवा पे, हाथों में, गेव इन टू हिज हैंड्स। ट्रैविस हेड को भी आउट कर दिया था, लेकिन वो नो बॉल हो जाती है। एंड ईशान किशन को जब विलजैक्स को लाते हैं, अब देखो विलजैक्स को मजबूरी में जल्दी लाना पड़ा 6 ओवर के बाद ही, बिकॉज करण शर्मा इंजर्ड हो गए थे। वंस अगेन ये भी हमने कितनी बार कहा कि इम्पैक्ट प्लेयर आने का मतलब ये नहीं है कि आप स्पेशलाइजेशन के सपने देखने लग जाओगे। इम्पैक्ट प्लेयर रूल के आने के बाद से इस नए एरा में ना वही टीम्स जीत रही हैं जो कि इम्पैक्ट प्लेयर रूल नहीं होता तो भी अच्छा कर रही है। विच बेसिकली मीन्स जितने ऑलराउंडर्स टीम में होंगे, अब सिर्फ ऑलराउंडर्स का मतलब ये नहीं कि सारे ऐसे ही ऑलराउंडर भर दी हवा के, अच्छे ऑलराउंडर्स ऑफ कोर्स, बट एक जो जेन्युइन डेप्थ होगी टीम में,
कि अगर आपके पास वो इम्पैक्ट प्लेयर नहीं भी होता तो भी 7-8 बॉलिंग ऑप्शंस है, 6-8 बैटिंग डेप्थ भी है आपकी प्रॉपर पूरी, वो टीम्स ही अच्छा करती हैं। आज मुंबई को इतना बड़ा ब्लो मिला, बताओ SRH को अगर ये ब्लो मिल गया होता, डलवाने को है ही नहीं कोई भाई 5-6 बॉलर में हाथ कांप गए होते। तो फिर भी मुंबई के पास विल जैक्स था। अब यहाँ पे हमें वो तिलक वर्मा से बॉलिंग नहीं हुई है भाई, अभी वो भी कर सकते हैं बॉलिंग करवाने को। तो इतना अच्छा उन्होंने, आई थिंक मैन ऑफ द मैच बने राइटफुली, सो बॉलिंग से पूरा गेम बदल दिया। ईशान किशन को पूरा नचा दिया भाई वंस अगेन, बहुत अर्ली रीड आउट कर लिया कि वो सपोर्ट करने वाले। हाँ, मतलब जैसे ही वो निकल रहे थे विकेट से तभी विल जैक्स ने रीड आउट कर लिया था। ऑल्दो आई एम वेरी सैड भाई, अच्छा खासा मौका था ईशान किशन के पास। जैसे हमने श्रेयसी और केकेआर की बात करी कि उनका एक आर्क चल रही थी, ईशान किशन की भी यहाँ पे MI के साथ आर्क चल रही थी। तो यहाँ पे अच्छा खासा वो रॉ इम्प्रूव कर सकते थे। एक मैच जो पहला मैच था उसमें उनकी 100 आई थी, 6 फेलियर्स, उसके बाद 6 लगातार फेलियर्स, उनके कुछ 32 समथिंग रन आए इन दी 6 मैचेस। इतना गंदा डाउनफॉल तो किसी ने भी नहीं सोचा था भाई उस पहले मैच के बाद, कि एवरीबडी थॉट कि इनका एक ग्राउंड ब्रेकिंग सीजन होने वाला है, सबके मुंह पे थप्पड़ है जिन्होंने ईशान किशन को रूल आउट कर दिया था। कैसा उनका चल रहा है, इट सीम लाइक कि नीचे ही तक जाते जा रहे हैं वो। मुझे खुद बड़ी एक्सपेक्टेशन थी यार। हाँ, क्या कहें। अच्छा, अगले 10 से 15 ओवर के बीच की बातें करते हैं। इन 5 ओवरों में सिर्फ 30 ही रन और आते हैं। और वंस अगेन देखो 15वें ओवर के बाद स्कोर था 105 पे 3 विकेट, 7 विकेट आपके अभी बचे हुए हैं, तब भी सिर्फ 30 रन आए पिछले 30 बॉलों पे। हाउ डू यू एक्सप्लेन दिस? अब ट्रेविस हेड यहाँ पे अल्टीमेटली विल जैक्स को फिर से विकेट दे बैठते हैं। और यहाँ पर इट्स अ स्टैट कि ट्रेविस हेड के IPL करियर में जब भी उन्होंने 20 से ज़्यादा बॉल्स फेस करी हैं, ये उनकी स्लोएस्ट इनिंग्स एवर है करियर की। दिस शोज the lack of match between the skill set, the intent and the conditions. इससे बेटर सम अप नहीं कर सकता कुछ। आज तो आई थिंक जेन्युइनली, मतलब अगर हम स्पेसिफिकली ट्रेविस हेड को आइसोलेशन में ले, आई थिंक वो ज़्यादा ही गंदा दिन था। यूजुअली ट्रेविस हेड जैसे प्लेयर का इतना गंदा दिन आता नहीं है, प्लस ही इज़ ऑल्सो प्लेयर जिनको ऐसी पिचेस पर अडाप्ट करना आता है, बिकॉज ही इज़ एन ऑल फॉर्मेट प्लेयर। ODI टेस्ट हर जगह वो खेलते हैं, एज अपोज टू समवन लाइक अभिषेक शर्मा जो कि सिर्फ T20s खेलते हैं, तो शायद उनको थोड़ी प्रॉब्लम होगी। भाई तुम मुझे ये बताओ, पिच कितनी मुश्किल हो, पहले 10 ओवर में एक भी छक्का नहीं आया सर। हाँ, ये हमने लास्ट टाइम कब सुना था? कितनी भी मुश्किल विकेट हो, ये नहीं होता भाई। ये तो चेन्नई वाली हरकतें हो गई। तभी मैं कह रहा हूँ ना, ट्रेविस हेड इन आइसोलेशन, इनका शायद आज कुछ ज्यादा ही गंदा दिन था, बिल्कुल ही कनेक्ट नहीं हो रही थी बॉल। बट ओवरऑल टीम का भी जो फिलॉसफी थी, वो बहुत बड़ा मिसमैच था ना। ये मैं प्रूव कर रहा हूँ इन चीज़ों से, मेरा इंटेंशन ये है बोलने का। अब आखिरी के, अच्छा यहाँ पे हार्दिक पांड्या कप्तानी की वजह से तारीफ बनती है। देखो 10 से 15 ओवर के बीच में हम रेयरली देखते हैं कि बोल्ट के 2 ओवर आ रहे हैं। यूजुअली या तो 2 ओवर पावर प्ले में होते हैं और फिर सीधा 2 ओवर डेथ में होते हैं। मिडिल फेज में हार्डली वो बॉलिंग इतनी ज़्यादा करते हैं। बट वाई? बिकॉज हार्दिक पांड्या रियलाइज्ड वंस अगेन, SRH ने क्या करा है ये, कि आप सिर्फ 6 बैटर लेके आए हो। तो अगर आपको हम लोग तुरंत जल्दी से विकेट्स ब्रेक थ्रू निकाल देंगे, तो आपको एक कंटिजेंसी इम्पैक्ट प्लेयर लेके आना पड़ेगा। एंड दैट वुड मीन कि आपके पास सिर्फ 5 बॉलर्स होंगे चेस करते हो, जब हम चेस करेंगे तब। अब ये आई डोंट नो व्हाई एनीवन वुड वांट टू डिफेंड दिस स्ट्रेटजी बाय SRH। ये RR और SRH जो कर रहे हैं इस मैच में, मेरे को समझ में नहीं आया। मतलब RR ने DC वाले मैच में करा, इन लोगों ने इस वाले मैच में। हमने लास्ट सीजन से बात करी है, पूरा नैरेटिव यही रहा है कि SRH की भाई इंटेंट टॉप नॉच, फियरलेसनेस टॉप नॉच। बट उस फियरलेसनेस को बैक करने के लिए क्या आपके पास डेप्थ है, वो लास्ट सीजन लैकिंग थी, इस सीजन लैकिंग है। अब आपने और कम कर दिया उसको। तो जितने भी SRH फैंस है, जो कि कुछ SRH फैंस, बट आई डोंट नो कि क्या रीज़न था उनका, बट हमारी लाइव स्ट्रीम पे भी वो लोग डिफेंड कर रहे थे स्ट्रैटेजी को। बट यार अगर आपको वैसा फील्डलेस क्रिकेट खेलना है, मतलब अगर आप पहले 10 ओवर में आपके छक्के नहीं आए, उसके बाद भी आप एक्सेलेरेट नहीं कर पा रहे हो, जबकि आपके पास 15 ओवर के बाद भी 7 विकेट बचे हैं, तो वो इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि आपके वैसे ही आप डर रहे हो भाई, कांप रहे हो, नीचे तो है ही नहीं बैठा, नहीं इतनी ज्यादा। उसके चक्कर में हार्दिक पांड्या ने दिमाग लगाया अपना बढ़िया, ऑल्दो अल्टीमेटली वो 2 ओवर्स के चक्कर में पूरा स्कोर बदल लिया। वरना ये गेम 14 ओवर में खत्म हो गया होता मुंबई जब चेस करी थी। तो एक वो ओवर आता है दीपक चहर का, जब ही स्टार्ट्स बॉलिंग फुल टॉसेस टू क्लासन, एंड वहाँ पे ही मेक्स द मोस्ट आउट ऑफ इट, ऑल्दो बुमराह गेट्स रिड ऑफ हिम इवेंचुअली। एंड देन लास्ट ओवर ऑफ हार्दिक पांड्या, जहाँ पे उनकी पिटाई होती है बहुत ज़्यादा, निकेत वर्मा मारते हैं उनको। अब यहाँ पे भी देखो, देखने वाली बात क्या, हार्दिक पांड्या लास्ट ओवर क्यों डाल रहे हैं, बिकॉज इसमें तारीफ ही है उनकी। बुमराह और बोल्ट उन्होंने लगातार डेथ ओवर्स में आती तुरंत पहले के ओवर सारे उनसे कराए हैं, वो लास्ट तक लेके ही नहीं है। वरना यूजुअली आखिरी 3 में से एटलीस्ट 2 ओवर ऐसे होते हैं जो कि बुमराह के होंगे या तो बोल्ट के होंगे। बट इस बार हार्दिक पांड्या ने कहा कि मैं पहली गेम खत्म करना चाहता हूँ, लास्ट तक लेके नहीं जाना चाहता हूँ। पुल ऑफ हुआ नहीं हुआ उससे भी बात नहीं है, लेकिन कैप्टनसी का इंटेंशन एकदम परफेक्ट था। तो ये देखो यहाँ पे दिखता है कि कैप्टन कुछ सोच रहा है, कुछ गेम में प्रोएक्टिवली चेंजेस करना चाह रहा है। जहां उनको एक ओपनिंग मिल रही है, ही इज गोइंग फॉर द किल। नाउ लेट्स कम टू पैट कमिंस कैप्टनसी। नो, पहली बात तो
स्ट्रैटेजी ही क्या थी। सेकेंडली जब मुंबई बैटिंग करने के लिए आई, रोहित शर्मा ने पावर प्ले में गेम खत्म कर दिया था भाई। हाँ, जो फर्स्टली जो शॉट उन्होंने मारे फाइनली कुछ कनेक्ट हो रहे थे भाई आज तो। भाई मैं अभी दोबारा हाईलाइट भी देख रहा था शुरू करने से पहले पॉडकास्ट, जो छक्के वो मारता है ना, हाँ, एक वो बड़ी टेम्पटेशन अंदर दिल में मुझे लगता है नेचुरली सबके आती है कि थोड़ा बायस्ड होके बोले कि भाई क्या मस्त शॉट मारा, क्योंकि ये शॉट तो अच्छे होते ही हैं भाई, भाई इसमें वो bias and bias का क्या। हाँ वो डीप में वो जो वानखेड़े में स्क्रीन्स लगी होती है रेक्टेंगल सी बड़ी बड़ी, उस पर मारे हैं पुल कई सारे, या। इतने नीट शॉट्स मारता है बंदा, ऐसा हाँ। लगता है कि ये तो 2 साल से अपने बेस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ में पुल शॉट तो मतलब इट कम्स वेरी नेचुरली टू हिम, हमेशा जब वो Flick जो देखते करे ना, हैं इतने हाँ तगड़े मारे। लगता है बहुत आराम से मारते हैं। बाय नो मीन्स आई एम सेइंग कि इनिंग्स बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी उनकी, बट जिस स्ट्राइक रेट पर उन्होंने खेल दी इनिंग्स, जो भी 20-26 रन आए इनके, इम्पैक्ट आ गया, जिसके बाद तो गेम पहले खत्म हो जिस गया। तरीके से आउट हुए हैं उतना ही बुरा था वो। हाथों में भाई एकदम फुल टॉस। उसकी बातें करते हैं। अब देखो 1 सेकेंड, हमने क्या बोला था इस रिव्यू के स्टार्ट में कि बुमराह ने कैसे ऑलमोस्ट 50% ऑफ द बॉल्स कटर्स पे की थी। हाँ, कॉन्ट्रास्ट इट विद एसआरएच पावर प्ले बॉलिंग। शमी और ईशान मलिंगा ने हार्डली कोई स्लोअर वन ट्राई करा है। क्या टैक्टिक्स थे, क्या स्ट्रैटेजी थी पैट कमिंस की, मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आई। आप पिच को जो हेल्प मिल रही है उसको यूज़ तो करो। आप जो है फ्रंट ऑन पेस के साथ पूरे भर भर के छोटी बॉलें फेंक रहे हो, रोहित शर्मा जो है वो सोतो ही भी उसको मारेगा। आपने इतनी हेल्प करी रोहित शर्मा की यहाँ पे फॉर्म में वापस आने की, वहीं पे अगर स्लोअर्स होते हैं कुछ ट्राई करते कटर्स को, तो शायद आपको विकेट मिल जाता। अच्छा, ये चीज़ पैट कमिंस ने करी है खुद। एग्जैक्टली, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है फिर। पैट कमिंस ने अल्टीमेटली जिस तरीके से रोहित शर्मा को भी आउट करा, उसका आप सेटअप देखोगे, पावर प्ले में आउट होता है, 2 ही फील्डर बाहर आउट होते हैं, एक डी स्क्वायर थे, डीप मिड विकेट थे। बेसिकली उनको स्लॉक के लिए एंटाइज कर रहे थे। उससे पहले भी उन्होंने कैसे करके छक्का मारा था लंबा सा। तो वही है कि या तो मैं मिडिल लेग की लेंथ पे बॉल डालूंगा, या तो फिर मैं खड़ा ट्राई करूंगा जिसको आप विद द टर्न फ्लिक करके छक्का मार दोगे। और वहीं पे ही वाज ट्राइंग फॉर द ब्लफ गोइंग आउटसाइड ऑफ स्टंप। अब उन्होंने फुल टॉस फेंक दी वो। तो फुल टॉस में मतलब कोई ऑन इंटेंशन जानबूझ के उनको विकेट नहीं मिला, गलती से मिल गया। तभी रोहित शर्मा इतना गुस्सा भी थे अपने आप से कि भाई ये कैसी बॉल पे आउट हो गया। बट वही देखो ना, उससे पहले का जो प्लानिंग थी वो वही थी कि मैं कटर का प्रॉमिस दे रहा हूँ बैटर को, देन आई विल डू समथिंग एल्स। उसके बाद भी उन्होंने मिडिल ओवर्स में जब स्काई और विल जैक्स को आउट करा है, जो 2 बैटर्स फॉर्म में थे, उन दोनों को मिड ऑफ पे कैच पकड़वाया है। वो इसीलिए पकड़वाया है, वो स्लोअर कटर्स थे, वहाँ पे बैट पे बॉल कनेक्ट नहीं होती ऑफ द विकेट, ऑन द राइज नहीं आ रहे थे यहाँ पे शॉट्स, दोनों कैच आउट हो जाते हैं। सिर्फ पैट कमिंस खुद कर रहे हैं, बीइंग द कैप्टन, इतनी अच्छी बॉलिंग करी उन्होंने। वाई आर यू नॉट कम्युनिकेटिंग द सेम स्ट्रैटेजी टू दी अदर बॉलर्स? अब यहाँ पे ये भी आप नहीं कह सकते कि उन्होंने तो बोला होगा लेकिन बाकी बॉलर्स ने करा ही नहीं, क्योंकि एग्जीक्यूट ना कर पाने में आप कैप्टन को ब्लेम नहीं करोगे। ट्राई तो करो। आप ट्राई भी नहीं कर रहे थे दूसरे बॉलर्स, तो फिर क्लियरली दिखता कि कैप्टन ने या तो कम्युनिकेट नहीं करा, या तो क्या स्ट्रैटेजी बनाई है कि सर मैं ही कटर्स डालूंगा, वो मेरे को दिमाग से बिल्कुल बाहर थी। एंड सेकेंडली आप राहुल चहर को लेके आते हो एज एन इम्पैक्ट प्लेयर। आपने सिर्फ 4 ओवर स्पिन करा है इस विकेट पर, जब को पता है कि परचेज मिल रहा है। प्रॉब्लम रही है पैट कमिंस के साथ कि उन्हें स्पिनर्स यूज करने नहीं आते इन द T20 फॉर्मेट। पैट कमिंस ने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कहा कि मैं चेयर को इससे लाया था बिकॉज मुझे एक विकेट टेकिंग ऑप्शन चाहिए था, तो यूज तो एक ही और क्यों डाला फिर यूज करते आते उनको डाल के। बट इधर है मतलब जहाँ पे हमने देखा विल जैक्स जैसे बॉलर ने, जो कि एकदम प्रॉपर एकदम स्पिनर नहीं है, उनने इतनी अच्छी बॉलिंग करी है, उनने विकेटें ली हैं और उनको अल्टीमेटली मैन द मैच मिला है। ऐसी पिच पे आप अपने स्पिनर्स को क्यों नहीं ट्रस्ट करोगे? जीशान ने अपने पूरे कोटा ऑफ ओवर्स क्यों नहीं डाले? राहुल चहर से आपने बॉलिंग क्यों नहीं करवाई? बॉलर जब आपके पास है, मेंटल आपके पास है, तो फिर आप उनको यूज तो करो। और ये प्रॉब्लम रही है पैट कमिंस की कप्तानी में, इस सीजन ज्यादा ही एक्सपोज होती हुई दिख रही है यार। ये हमने पहले भी कहा पॉडकास्ट पे, आई थिंक अब लोग रियलाइज भी कर रहे हैं, देयर इज अ रीजन व्हाई वो ऑस्ट्रेलिया के T20 कैप्टन नहीं है। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आई थिंक द गाय डिजर्व्स ऑल द प्रेज। मुझे बहुत पसंद है पैट कमिंस, बट T20 में ना वो कई बार ऑटो पायलट पे चल रही होती है उनकी कप्तानी, और वो बहुत बुरी तरीके से एक्सपोज होती है स्ट्रैटेजी उनकी। जो वो क्लूलेस कैप्टन कहते थे ना रोहित शर्मा को, बीच में बहुत चल रहा था, एक्चुअली में क्लूलेस कैप्टनसी ये होती है। आई वांट टू सी हाउ मेनी पीपल एक्चुअली से दिस कि क्लूलेस कैप्टनसी दिखी कमिंस से, कोई कहता नहीं है ये। बट ये तो यार आपको पिच पे दिख रहा है क्या करना है एग्जैक्टली, तब भी आपने वो चीज नहीं करी, ना खुद कर रहे हो, ना पेसर से वो करवाया, ना स्पिनर्स को यूज करा। यार इससे ज्यादा ब्लेटेंट लैक ऑफ टैक्टिकल कैप्टेंसी और क्या हो सकता है, और ये हर मैच में देखने को मिल रहा है। अच्छा, व्हाट डू यू थिंक अबाउट विल जैक्स कमिंग एट नंबर 3 नाउ? क्योंकि अभी तक हमने देखा था वो एज अ नीचे खेल रहा था एज अ फिनिशर, एंड अब एकदम से उनको नंबर 3 पर डाल दिया। पहले तो रिकल्टन की थोड़ी बातें भी कर लेते साथ में, बिकॉज वो भी आउट हो गए थे कॉन्ट्रोवर्शियली, बट क्लासन का जो है वो स्टम्प्स के आगे हाथ चला गया था एट द पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट विद द बैट।
एंड उनको नॉट आउट मिल जाता है वंस अगेन यार, मतलब ये क्लियरली रूल्स हैं ऐसे, तो नॉट आउट एरर था भाई, ये तो हमने को नहीं करना चाहिए था। मतलब वो फाइन मार्जिन बहुत होते हैं तो कई बार निकल जाता है हाथ आगे, कभी कभी ऐसा होता है। अल्टीमेटली दो ही फॉल्स ऑफ टू हर्षल पटेल, विल जैक्स और स्काई, जिस तरीके से उन्होंने बातें करी, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम पर से अगर जैक्स ऊपर आ रहे हैं तो। माई ओनली इशू इज कि फिर तिलक वर्मा का, स्काई का तो मैं कह रहा हूँ फिर भी जो नंबर 4 पे आते हैं, तिलक वर्मा नंबर 3 से सीधा नंबर 5 पे क्यों? माई ओनली प्रॉब्लम इज दैट। तो वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको देखना पड़ेगा कि किस तरीके से। आई थिंक तिलक इतने अच्छे फॉर्म में इस टाइम पे कि वो मैनूवर कर ले रहे हैं, इधर उधर कर दे रहे हैं तो भी वो परफॉर्म कर दे रहे हैं हर नॉट आउट रेस जगह। अल्टीमेटली। हाँ, तो आई थिंक तभी उनको उनकी पोजीशन ऐसी रखी हुई है कि आप ऊपर नीचे कर सकते हो। विल जैक्स इस समन जो कि बॉलिंग से भी हमने देख लिया कितना अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और बैटिंग से अगर कर जाएं तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा मुंबई इंडियंस के लिए। हमने लास्ट सीजन देखा ही उनने आरसीबी के साथ कैसा परफॉर्म करा था। तो आई थिंक दे आर होपिंग कि अच्छा विल जैक्स के ऊपर हम लोग चांस दें, उनका भी फॉर्म वापस आ जाए। बट ऑल इन ऑल यार मतलब वेरी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस, बहुत गंदी, बहुत ही ज़्यादा गंदी। थोड़ा फाइट मिलता तो अच्छा लगता है। मुझे मेजर जो दुख है फैंस के लिए वो ये कि द कैप्टेंसी के टैक्टिक्स में इतना बड़ा वो दिख रहा है इशू कि जिस कंडीशंस में आप खेल रहे हो, आप बैटिंग उनके हिसाब से नहीं करना चाहते, फिर जब बॉलिंग आती है तो बॉलिंग में या तो आप रीड नहीं कर पा रहे पिच को, या तो आपके टैक्टिक्स ऑन पॉइंट नहीं है, बट टीम इन कॉम्पिटिशन ही नहीं लग रही है। एंड अल्टीमेटली पता है क्या होता है, आप किसी भी टीम को सपोर्ट करो बट यू डोंट वांट टू सी एनी टीम गेट आउट ऑफ द टूर्नामेंट मिडवे थ्रू, क्योंकि आईपीएल का वो जो इंटरेस्टिंग हो थोड़ा सा। मैं तो जेन्युइनली चाहता था कि एसआरएच जीते हैं मैच, बट क्या कहें, ऑल्दो मुंबई के लिए फाइनली कमिंग बैक, 7 में से 3 मैच अब जीत चुके हैं, 2 मैचेस लगातार जीत चुके हैं। एंड अब सीएसके के जाते हुए काफ़ी बड़ा बूस्ट है उनके पास, ऑल्दो सीएसके भी आई नो कि 1 मैच जीत चुकी है। एंड एसआरएच मतलब क्या 7 में से 6 मैच जीतने उनको क्वालिफाई करने के लिए। जहाँ सबको पता है भाई, जहाँ भी ऐसी पिच मिल गई उनको, थोड़ी सी भी आपने डैम्प विकेट ड्राई विकेट दे दी, वहाँ पे वो लोग फंस जाएंगे। तो आई थिंक अब मोर और लेस पत्ता कट ही गया उनका। इट्स वेरी हार्ड कि अब वो यहाँ से कम बैक कर सकते हैं, बहुत डिफिकल्ट है। बट आई थिंक यहाँ से अब हम शुरू करते हैं प्रीव्यूज़ की बातें करना, ठीक है। जो वीकेंड पे मैचेस आ रहे हैं, सबसे पहले जो डे गेम होने वाला है गुजरात वर्सेस दिल्ली का, टेबल टॉपर्स इजीली अगर हम लोग कहें नैरेटिव की बातें करें कमिंग इनटू दिस गेम, अमंग्स द 2 बेस्ट टीम्स इजीली। गुजरात जिस टैक्टिकल प्रिसीजन के साथ खेलते हुए आ रही है, सबका दिल जीत रही है। एंड दिल्ली भाई जिस तरीके से आउट ऑफ नोवेयर डोमिनेट कर रही है लोगों को, रिगार्डलेस ऑफ द कंडीशन, रिगार्डलेस ऑफ द सिचुएशन, कहीं से भी वो क्लच परफॉर्मेंसेस जो दे रहे हैं यार। मतलब आप ये सोचो, आरआर का वो सुपर ओवर जीतना और वो आरसीबी का जो वो मैच था, वो अपने कहाँ से जीता है मैच वन से। एक टाइम पे लगा था कि फंसने वाला है। जितना क्लच दिल्ली लग रही है ना देखने में इस साल, वो इट्स अ जेन्युइन सरप्राइज। आई थिंक यही एग्जैक्टली ये बात है कि क्लच मोमेंट्स में वो परफॉर्म करके दे रहे हैं, जो कि वो मेंटालिटी हम लोग बात करते हैं कई बार ऐसे क्लब्स में नहीं होती। वो एलएसजी वाला मैच भी डीसी ने निकाला था अल्टीमेटली। तो अब तक के प्रॉब्ली जो 2-3 सबसे क्लोज मैचेस गए हैं, जो सबसे टेंस मैचेस हुए हैं, उसमें से डीसी विजेता निकल के आई है। तो आई थिंक वो काफ़ी अच्छी चीज़ है, काफ़ी अच्छी चीज़ है। एंड ऑल्दो गुजरात लास्ट मैच लखनऊ से थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेडली हारी थी, टैंक करा था बेसिकली यार वो तो। आप मिडवे थ्रू अपनी इनिंग्स में इतनी अच्छी बैटिंग कर रहे थे, उसके बाद से आपने एकदम से कोलैप्स झेल लिया, बट स्टिल ओवरऑल उनका टूर्नामेंट काफ़ी अच्छा गया। वो पहला मैच जो पंजाब से आ रहे थे उसमें भी दे ऑलमोस्ट पुल्ड ऑफ द चेस, काफ़ी हाई स्कोरिंग चेस थी वो, 230 तो फिर भी बना ही दिए थे। एंड दे हैव नॉट लुक बैक एवर सिंस। आज इस वाले मैच में फ़ायदा ये भी कि घर पे होने वाला है, तो दे वुड नो एग्जैक्टली व्हाट टू प्रिपेयर फॉर दिल्ली। थोड़ा प्रेडिक्ट करने का ट्राई भी करेंगे। अगर ना हेड टू हेड रिकॉर्ड की बातें करें इनकी, 5 में से 3 बार दिल्ली जीती है, तो बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं है। 2 बार गुजरात भी जीती हुई है, बट लास्ट ईयर दिल्ली दोनों मैचेस जीती थी गुजरात के ऊपर। सो रीसेंट रिकॉर्ड प्लस इस सीजन के फॉर्म में भी आप कहोगे शायद दिल्ली का थोड़ा सा बेटर है, लग रहा है फॉर श्योर। टॉस एंड कंडीशंस की बातें करते हैं। देखो ड्यू तो आएगी। अब ये कई लोग कहते हैं कि डे मैच में ड्यू थोड़ी आती है। भाई देखो ड्यू थोड़ी बहुत आती है। ये शुभमन गिल ने खुद भी कहा था, अगर आप बिलीव नहीं करते तो जो लोग ग्राउंड पे खेल रहे हो तो उनकी बात ही सुन लिया करो। अब ड्यू आएगी, लेकिन वो इतनी सिग्निफिकेंट नहीं होगी कि मैच पे फर्क डाल दे। कहने का मेरा मतलब ये है, आएगी भी शायद आखिरी के 5-6 ओवर में, जो 40 ओवर के आखिरी के 5 ओवर में उसमें आएगी। वैसे भी हम नहीं बोल ला सकते हो अब, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नहीं बोला सकते हो। तो मेरा बेसिकली ड्यू का पॉइंट मेंशन करने का पर्सपेक्टिव ये था कि टॉस का, जो कि आई थिंक हम हमेशा कहते हैं गुजरात में आप खेल रहे हो अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम पे, टॉस जीत के चेस करो रिगार्डलेस ऑफ की रेड सॉइल पिच है या ब्लैक सॉइल पिच है। इस मैच में आई थिंक द टॉस विल डिपेंड ऑन रेड सॉइल वाली विकेट आने वाली है या ब्लैक सॉइल वाली विकेट आने वाली है।
अब क्योंकि अगर हम लोग गुजरात की रिसेंट ट्रैक रिकॉर्ड पे जाएं, मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट जो मैच था, ब्लैक सॉइल था, क्योंकि वो रेड सॉइल की विकेट पे वानखेड़े पे खेलते हैं, हाँ, तो अगर वो ये लॉजिक अप्लाई करना चाहेंगे तो शायद दिल्ली के रेड सॉइल विकेट ले, क्योंकि कोटला में ब्लैक सॉइल से खेलते हैं। या हो सकता है, बट इन सेइंग दैट फिर एक हाई स्कोरिंग मैच हमें देखने को मिलेगा। तो क्या गुजरात एक हाई स्कोरिंग मैच चाहती है? एग्जैक्टली, बिकॉज उनके जो स्पिनर्स हैं उनको जितनी असिस्टेंस मिलेगी, स्टेडी लो बॉल रहेगी उस पर, आई थिंक, क्योंकि उनका बैटिंग में डेप्थ कम है, दे वुड मे बी मेक बेटर आउट ऑफ इट। डेप्थ कम है, प्लस उसमें भी टॉप 3 पे ज़्यादा रिलायंस है इस टाइम पे, तो हो सकता है ज़्यादा हाई स्कोरिंग मैचेस ना ही चाहे गुजरात। वही, ये बहुत ही मतलब ट्रिकी डाइसी सिचुएशन है, बट आई वुड नॉट बी सरप्राइज अगर रेड सॉइल विकेट आती है तो। रिगार्डलेस, आई थिंक विनिंग द टॉस एंड बैटिंग फर्स्ट मे नॉट बी अ बैड ऑप्शन। अगर एक हाई स्कोरिंग विकेट है देन व्हाई वुड यू नॉट वांट टू बैट फर्स्ट एंड पुट द अदर टीम आउट ऑफ द इक्वेशन कंप्लीटली? या फिर एक लो स्कोरिंग विकेट है तब तो डेफिनेटली वांट टू बैट फर्स्ट, जैसे जैसे गेम बढ़ता रहेगा पिच और विकेट होगी। सो हाँ, ड्यू शायद आखिरी के 4-5 ओवर के लिए आ जाए, जब वो 7 बजे का टाइम हो रहा होगा तब थोड़ा सा ड्यू सेटल करेगा डेफिनेटली, बट इट वुड नॉट प्ले अ मेजर फैक्टर इन सेइंग कि सेकंड इनिंग्स में बैटिंग बहुत आसान हो जाएगी। शायद बैटिंग फर्स्ट करना मे नॉट बी अ बैड ऑप्शन दिस टाइम। अगर हम लोग प्लेइंग 11 की बातें करें, आई थिंक पहले दिल्ली की जल्दी से बातें कर लेते हैं बिकॉज ज़्यादा आसान है। दिल्ली का आई थिंक मोर और लेस सेम ही होना चाहिए, अभी सेम ही टीम चलती आ रही है। आई थिंक एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन कि फाफ डू प्लेसी वापस आ रहे हैं नहीं आ रहे। मैं कह रहा हूँ नहीं भी आ रहे तो क्या फ्रेजर मैकगर को खेलना बनता है? अगर आ रहे हैं तो वो फ्रेजर मैकगर की जगह आने चाहिए। अच्छा, अगर फ्रेजर मैकगर अभी टीम में है तो क्या ये भी एक क्वेश्चन ही होना चाहिए कि केएल राहुल को ओपनिंग करने दो पोरेल की जगह पर? क्या करुण नायर नंबर 4 पर नहीं खेल सकते? बिल्कुल खेल सकते हैं, खेलने को तो खेल सकते हैं, बट आई थिंक केएल राहुल अभी रिगार्डलेस ऑफ द पोजीशन हर जगह अच्छा ही खेल रहे हैं। प्लस अब ये भी एक आर्गुमेंट है ना कि भाई अब अगर बंदा चल रहा तो उसको हाँ, फिर बाद में हम वही कहेंगे कि अच्छा वापस चेंज कर दिया, दोबारा ओपन क्यों कर रहा है जबरदस्ती? तो ये भी एक आर्गुमेंट है। आई जस्ट बिलीव कि अभिषेक पुरी एट नंबर 3 एंड करुण नायर एट नंबर 4 वुड नॉट बी अ बैड ऑप्शन, क्योंकि फ्रेजर मैकगर हर मैच में ऑलमोस्ट एक गारंटीड अभी फेल चल रहे हैं। तो केएल राहुल जैसे ओपनर अगर दूसरे एंड पे होंगे, इट इज नॉट अ बैड आइडिया। प्लस आई थिंक उनके लिए तो बेस्ट ओपनिंग ही होती है, रिगार्डलेस ऑफ द फॉर्मेट बेस्ट ओपनिंग ही है। पर बाय चांस अगर नहीं चले ना तो सबसे पहले गोली चलेगी कि क्यों वो बंदा परफॉर्म कर रहा था नीचे, अपने चेंज करा ऑर्डर। तो आई कंप्लीटली गेट अगर दिल्ली नहीं चाहती ऐसा करना तो। जीटी के लिए बात करी जाए, आई थिंक सेम टीम वंस अगेन, ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे। हाँ, सुंदर वगैरह खेलेंगे अभी भी। अगर तो देखो ब्लैक सॉइल विकेट होती है, फंसने वाली है, लो रहेगी, तब तो डेफिनेटली होंगे। रेड सॉइल विकेट भी, क्योंकि दिन का मैच है, अगर ड्राइनेस हमें दिखती है तो थोड़ा सा टर्न और बाउंस हमें मिल सकता है। प्लस वॉशिंगटन सुंदर एज अ बॉलर यूज भी नहीं हुए हैं, तो रिगार्डलेस पिच कैसी है शायद वो मैटर भी ना करे। माई मेन क्वेश्चन इज रवाडा कहाँ गायब है भाई? उनका आई थिंक कुछ पर्सनल रीजन है, अभी तक कुछ डिस्क्लोज नहीं बताया। हाँ, शायद बाहर ही हो जाएंगे टूर्नामेंट से। इफ एनीबडी नोस प्लीज लेट मी नो, क्योंकि मुझे कहीं से पता नहीं चल रहा रबाडा का क्या सीन हो रहा है एग्जैक्टली। प्लस आई थिंक ये भी है ना, वॉशिंगटन की आती है वो बैलेंस थोड़ा और सेट हो जाता है, क्योंकि नंबर 8 पे फिर राशिद बैटिंग करने के लिए आते हैं और बॉलिंग ऑप्शन भी बढ़ी रहे वॉशिंगटन के आने से। बहुत अच्छा बैलेंस होता है जीटी का इनफैक्ट। अच्छा, एक और क्वेश्चन क्या है कि अरशद और ईशांत शर्मा में से कौन खेलना चाहिए? क्योंकि ईशांत शर्मा दिल्ली के साथ भी रहे। हाँ, कह सकते हैं ईशांत शर्मा यार, ऑल्दो मतलब वही बात है कि कब तक आप निकलवाने वाले हो उनसे एकदम जूस, एंड ऑफ लेट इधर उधर उनकी परफॉर्मेंस थोड़ी डगमगाती है। अरशद खान ऑन दी अदर हैंड, उनने भी मतलब आई वुड से कि ऐसा नहीं है कि एकदम बहुत ही ग्राउंड ब्रेकिंग सीजन दे दिया है, बहुत ही तगड़ी परफॉर्मेंस दे दिया। आई थिंक ईशांत शर्मा क्योंकि दिल्ली के साथ खेल चुके हैं, शायद ये लोग ईशांत शर्मा के साथ जाए। देखो, मुझे लगता है एक ही पॉसिबल चेंज हो सकता है, या तो जो पिछली टीम थी वही खेलेगी, या तो फिर अगर आपको बहुत ही अच्छी बैटिंग फ्रेंडली विकेट मिल रही है तो शायद ये लोग जो गिवन ट्रैक रिकॉर्ड रहा है जीटी का, वॉशी को हटा के फिर ईशांत और अरशद दोनों को सेम टीम में रख लें, जो कि पहले हो रहा था कि लोग एक बैटर शॉट खिला रहे थे। हो सकता है ये वो चीज़ कर दें, और तो कोई चेंज मुझे दिख नहीं रहा। करेंगे तो भाई आई वुड नॉट लाइक इट। इनका पूरा फिर वो बैटिंग डेप्थ वाली प्रॉब्लम फिर से शुरू हो जाती है। आई थिंक 3 पेसर्स ऑलरेडी हैं इनके टीम में, क्या कहते हैं, सिराज, अरशद, ईशांत खेलेंगे तो वो हो सकते हैं, प्रसिद्ध कृष्णा, सब हैं, सब अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं अभी। तो आपको ज़बरदस्ती बॉलिंग और हैवी करने की शायद ज़रूरत ना पड़े। साई किशोर, राशिद खान ऑल्सो इक्वली गुड। वॉशिंगटन सुंदर बॉलिंग कर सकते हैं बड़े आराम से। राहुल तिवारी से तो आप कराते भी नहीं हो, शाहरुख से बॉलिंग नहीं कराते हो आप, रथरफोर्ड से बॉलिंग नहीं कराते हो आप। बहुत डेप्थ है इस टीम के अंदर, तो आपको ओवर इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है नहीं। हैव सम प्रोटेक्शन इन द बैटिंग ऑर्डर।
एक लास्ट क्वेश्चन मेरा है कि कोर्जिया कहाँ पर है भाई? कोर्जिया क्यों नहीं खिलाया जा रहा? क्या बिल्कुल ही ट्रस्ट नहीं देना उनके ऊपर? मतलब क्या अरशद की जगह भी नहीं खेल सकते कोर्जिया? कई बार तो ये 3 फॉरवर्ड से खिला रहे होते हैं। हाँ, अगर 3 खिला रहे फिर तो आपको कोएट्जे लाना चाहिए, क्योंकि वो भी बैटिंग थोड़ी बहुत कर लेते हैं, तो नीचे आके वो भी थोड़ा बल्ला चला सकते हैं और बॉलिंग अच्छी करी है उन्होंने। बिल्कुल ही ट्राई नहीं करोगे क्या? हाँ, थोड़ी तो प्रॉब्लम है। जीटी के साथ ये है ना, ये थोड़ा बहुत रिस्ट्रिक्ट करे। इससे पहले हमने ग्लेन फिलिप्स वाला देखा था कि आपने बिल्कुल ही आउट ऑफ इक्वेशन रखा है कि नहीं, वो बंदा नहीं आएगा तो नहीं आएगा, बटलर ओपनिंग नहीं करेगा तो नहीं करेगा। तो इनने कुछ अपने प्रिंसिपल्स टीम के बनाए हुए हैं कि अच्छा ये ऐसे ही चलने वाली है टीम, और इसमें हम लोग इतना स्कोप फॉर एक्सपेरिमेंट रखते हैं और इतना नहीं रखते हैं, जो कि अच्छी बात भी है टू सम एक्सटेंट, ज्यादा वेरिएशन ना हो तो। बट जब तक चल रहा है तब तक अच्छा है। यू आर मिसिंग आउट ऑन समथिंग। हाँ, वैसे भी जब तक जीत रहा हो तब तक अच्छा, जैसे ही हार हुए गंदा हो जाएगा। खैर, की बैटल्स की बातें करते हैं। आई थिंक 4 बड़े इंपॉर्टेंट बैटल्स मैं बोलूंगा जो मेरे लिए स्टैंड आउट रहेंगे। केएल राहुल वर्सेस साई किशोर। 6 से 10 ओवर, 10 से 15 ओवर का जो फेज होगा, इन 2 फेज में पर्टिकुलरली केएल राहुल किस तरीके से मैनूवर करते हैं स्पिनर्स को। बिकॉज पिछले मैच में अगेंस्ट आरआर थोड़ा स्लो दिखे थे, एंड वही मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे फिर दूसरे से सपोर्ट मिलना चाहिए थोड़ा सा। अभिषेक पुरोहित वाज नॉट हेल्पिंग द केस, बट साई किशोर का केएल राहुल को आउट करते हैं, इट्स अ मेजर डेंट इन द मिडिल ऑर्डर। बहुत बड़ा बैटल रहेगा ये। एंड डेथ ओवर्स के लिए प्रसिद्ध कृष्णा वर्सेस ट्रिस्टन स्टब्स। प्रसिद्ध कृष्णा ने अपनी स्लोअर डिलीवरी से काफी इंप्रेस करा है। क्या स्टब्स, जो कि मोहित शर्मा को नेट्स में खेलते रहते हैं, क्या वो रीड करेंगे उन चीज़ों को? क्योंकि मोहित शर्मा बैक ऑफ द हैंड स्ट्रोक्स डालते हैं, प्रसिद्ध कृष्णा यूजुअली फिंगर से कटर्स फेंकते हैं। थोड़ा वेरिएशन होगा वहाँ पे टेक्निक का, लेकिन वो पेस को रीड करना ऑफ द विकेट शायद स्टब्स को अभी इतनी हेल्प मिली हो। प्लस लास्ट मैच में जैसे फिनिशिंग करी थी, कर देंगे तो बहुत हेल्प हो जाएगी। मुझे करुण नायर और सिराज का भी देखना है भाई। क्यों? क्योंकि करुण नायर की बैटिंग मोस्ट प्रॉब्ली आ ही जाएगी पावर प्ले के अंदर ही। अगर फ्रेजर मैगो वगैरह जल्दी आउट हो जाते हैं तो। बुमराह को वो पेल चुके हैं, अब सिराज को देखते कर पाते नहीं करते इन रेड हॉट फॉर्म। देखते हैं चलो। प्लस फिर अगर मैं बैटिंग के बंडों से बात करूँ जीटी की, तो साई सुदर्शन वर्सेस मिचेल स्टार्क, अनदर बैटल आई वांट टू सी। काफी अच्छे तरीके से उन्होंने हेजलवुड को डिसमेंटल करा था आरसीबी वाले मैच में। स्टार्क को भी करेंगे ना, तो वो ऑस्ट्रेलियन पेडिग्री जो होती है वो सबको डिसमेंटल करते हुए आप दिखेंगे। एंड लास्टली बटलर वर्सेस कुलदीप यादव, गोज विदाउट सेइंग। चाइना मैन लेगीज जो कि इंग्लिश प्लेयर्स को हमेशा ट्रबल करती हैं, बटलर को काफी ट्रबल करा है। आई रिमेंबर 2023 वर्ल्ड कप में जिस तरीके से कुलदीप ने आउट करा था उनको बैकफुट पे जाके, आउटसाइड ऑप्शन से बॉल टर्न हुई थी, अंदर आई थी, बोल्ड हुए थे। वुड लव टू सी अ रिपीट ऑफ दैट। बट प्रेडिक्शन की बात करें, क्या लग रहा है? आई थिंक ये भी बहुत डिफिकल्ट है भाई। कुछ ऐसी टीम्स होती हैं, आई डोंट थिंक मैच बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग होगा ये, बट प्रेडिक्ट करना बहुत डिफिकल्ट है। जीटी तो थोड़ी एज रहेगी, घर पे है। हाँ, घर पे है। ऑल्दो भाई डीसी जिस फॉर्म से आ रही है, क्या ही बोला जाए ऐसे टाइप की टीम को। आई वुड बैक डीसी। आई थिंक सो डीसी निकाल सकती है यहाँ पे विन। बहुत ज़्यादा क्लोज मैच नहीं होगा। आई थिंक जो भी होगा थोड़ा वन साइडेड हो जाएगा अल्टीमेटली मैच। अच्छा, मतलब वन साइड मतलब वही होता है कि इजी चेज हो गई अल्टीमेटली, आपको कुछ ज़्यादा इधर उधर करना नहीं पड़ेगा। मतलब जीत रहे। हाँ, आई थिंक जीत रही है। मुझे लगता है जीटी के पास भी थोड़ा एज हो सकता है वैसे तो। नहीं है तो एज तो घर पे खेल रहे हैं तो कंडीशंस को अपने हिसाब से सेटअप कर सकते हैं। बट हाँ भाई, डीसी मतलब जिस तरीके से खेल रही है, बहुत अच्छा खेल रही है भाई। यू नेवर नो, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कमिंग टू आरआर वर्सेस एलएसजी, अब इस मैच का प्रीव्यू करते हैं हम लोग थोड़ा सा। देखो भाई, रात का मैच है ये। आरआर काफी मीडियोकर क्रिकेट खेलते हुए आ रही है। एलएसजी चेन्नई से हारते हुए आ रही है। इससे ज्यादा मीडियोकर क्या हो सकता है भाई? तो दोनों ही टीम्स थोड़े अच्छे पैच से तो नहीं आ रही हैं अभी, ऑल्दो एलएसजी हैज प्लेड अ मच मोर करेजियस ब्रांड ऑफ क्रिकेट, गोज विदाउट सेइंग। काफ़ी जिगरा दिखा है उनके खेलने के तरीके में। ऑल्दो दोनों का ही टेम्पलेट मुझे पसंद नहीं है पर्सनली, रिलायबल नहीं लगता, विच इज आई डोंट थिंक दोनों में से कोई भी ये आईपीएल जीतेगा अनफॉर्चुनेटली। बट एलएसजी ने फिर भी ज़्यादा एक्सट्रैक्ट करके दिखाया अपने उस लिमिटेड टेम्पलेट। आई थिंक इस सीजन में अब तक सो फार एलएसजी के अराउंड नैरेटिव जो है वो अभी भी पॉजिटिव ही है। चाहे उनकी लॉसेज आई हो, चाहे ना आई हो, चाहे वो सीएसके से हारे हो, चाहे ना हारे हो, उनके अराउंड जो नैरेटिव है पॉजिटिव इसलिए क्योंकि दे आर स्टिल पंचिंग अबव देयर वेट। एंड आरआर ने ऑक्शन में ही इतना ज़्यादा मैसअप कर दिया था, और फिर जो अभी तक ये लोग करते आ रहे हैं, पराग को हमने ऊपर भेज दिया भाई। जो भी इनके डिसीजंस रहे हैं, आई थिंक वो धीरे धीरे और नेगेटिव ही होते जा रहे हैं इनके कैंपेन के अराउंड। तो आई थिंक इस मैच में आते हुए आई वुड स्टिल से कि फेवरेट्स अगर किसी को एक को टैग करना है तो मैं एलएसजी को ही करूँगा भाई। चलो देखते हैं। अगर हम लोग हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो भाई 5 में से 4 बार आरआर जीती है। डैम। और लास्ट ईयर डबल पीट करा था, दोनों बार आया था। तो एलएसजी सिर्फ एक बार जीती है आरआर से। अगर कुछ ओवरटर्न करना होगा तो हिस्टोरिक रखना पड़ेगा। टॉस कंडीशंस की बातें करते हैं यार, क्योंकि सवाई मानसिंह में होगा।
थिंक चेज करें तो इतनी इशू नहीं होना चाहिए. लास्ट टाइम भी लोगों ने काफ़ी बातें बनाई थी पिच के ऊपर कि ऐसा होगा वैसा होगा. अल्टीमेटली बिल्कुल भी ऐसा नहीं निकलता. देखो यहाँ पे बॉल थोड़ा फंसता ज़रूर है और जो टीम पहले बैटिंग करती कई बार वो जीती भी है, बट ड्यू की पॉसिबिलिटी क्योंकि रहेगी, एक ऐसी विकेट जहाँ पे बॉल थोड़ी स्टिक कर रही है नेचुरली, आई थिंक चेजिंग में नॉट बी अ बैड ऑप्शन. लास्ट टाइम जो मैच हुआ था उसमें आरसीबी ने भी चेज करते हुए जीता था और वो डे गेम था. हाँ, वो तो बड़े आराम से ले गए थे भाई मैच. तो यहाँ पे तो अगर और ड्यू आएगी तो और आसान होना चाहिए. तो आई थिंक चेज में नॉट बी अ बैड ऑप्शन. प्लेइंग इलेवन की बातें करें तो आरआर के लिए आई वुड स्टिल से सेम टीम, लेकिन इस बार इम्पैक्ट प्लेयर यूज करो भाई. इतनी एरोगेंस अच्छी नहीं है कि इम्पैक्ट प्लेयर के बिना जीत जाओगे. लास्ट मैच तो बहुत फनी हो गया था भाई. कुमार कार्तिकेय को लेके आना है इस पिच पे, इंपॉर्टेंट रहेंगे वो. आई थिंक ये स्ट्रैटेजी पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग पॉइंट ये भी कह सकते हैं कि नीतीश राणा शुड बी एट नंबर 3. मतलब मैं सबसे ज़्यादा फोकस ये करूँगा कि आई थिंक ये तो पिछले मैच में तो थोड़ी ज़्यादा ही बेवकूफ़ी कर दी थी कि इम्पैक्ट प्लेयर लेके ही नहीं आए थे लोग, एकदम एंड मोमेंट तक फील्डिंग कराने के लिए आए थे भाई साहब. बट अपार्ट फ्रॉम दैट नीतीश राणा जो आदमी चला है आपके लिए पिछले मैच में, इतना आपके हाथों में गेम दे दिया था उसने, फिर आपने बॉटल करा उसको. बट जो बंदा इतने अच्छे फॉर्म में लग रहा है, प्लीज़ उसको चांस दो. एंड यहाँ पराग अगर 3 से नंबर 4 पर आ जाएंगे तो कोई इसमें बहुत बड़ा तहलका नहीं हो जाएगा, वहाँ पे भी परफॉर्म कर सकते हो. एलएसजी के लिए 2 चीज़ें प्रपोज करूंगा. एक तो पहली बात, आकाशदीप क्या बाहर होंगे? प्रिंस, मयंक यादव भी वापस आ रहे हैं. अच्छा हाँ, मयंक यादव वापस आ गया. या हो सकता खेले वो मैच. या तब क्या सीधा मैच खेलेंगे अभी वो? भाई आई थिंक एकदम फिट होके आ रहे हैं. बुमराह के साथ भी इन्होंने यही करा था जैसे वो फिट थे, ऑल्दो मतलब बुमराह है. बट आई थिंक अगर वो फिट होके आए हैं एकदम, प्लस 2-3 दिन हो चुके हैं अब उनको आए हुए कैंप में, तो आई थिंक सो स्टार्ट करा सकते हैं भाई. मतलब मेरे पॉइंट ही कि अगर वो मान लो जस्ट इन केस अभी फुल्ली मैच फिट ना भी हो तो एटलीस्ट प्रिंस को तो स्टार्ट करना चाहिए. गोज विदाउट सेइंग. स्टिकी विकेट पे कटर्स बहुत काम पे आएंगे. आई थिंक आकाशदीप को लास्ट मैच से एक ओवर कराना वाज अ हिंट. इट्स नॉट वर्किंग आउट राइट नाउ. प्रिंस को एक मैच में इतनी अच्छी बॉलिंग की उसके बाद उनसे खिलाया नहीं. पता नहीं क्यों. ही डिजर्व्स टू प्ले. आई थिंक उनको होना चाहिए. एंड सेकंड जो चेंज में कहूँगा भाई, छठा बॉलिंग ऑप्शन को रखना चाहिए. क्या टाइम आ गया दोबारा शहबाज की बातें हो फॉर बदोनी, बिकॉज बदोनी ने भी यार 1-2 मैच में थोड़ा प्रॉमिस दिखना शुरू होता है, फिर इतना डिसअपॉइंट करते हैं वो. अभी चेन्नई वाले मैच भी इतने चांसेस मिले फिर भी बिल्कुल भी टेक ऑफ नहीं कर पाया. मतलब आधा सीजन हो चुका है, एक भी कोई ऐसी पारी नहीं आई उनके बैट से जो कि मतलब याद रहेगा कि अच्छा हाँ बदोनी ने उस मैच में ऐसा खेला था. और अभी तो आईपीएल स्टार्ट हुआ है और तो याद तो होता ही है सबको, बट अभी तक नहीं निकल के आई है. यस आपकी वो रिटेंशन है, बट आप कब तक उनको बैक करोगे इस चीज़ पे? अगर शहबाज आ जाता है तो आप बॉलिंग ऑप्शन भी प्रोवाइड करेंगे, बैटिंग भी प्रोवाइड कर देंगे, आपकी बैटिंग डेप्थ भी बढ़ जाएगी, बॉलिंग डेप्थ भी बढ़ जाएगी, जो कि नेचुरली हर टीम के लिए अच्छा ही होता है. हाँ आई थिंक एंटरटेन कर सकते हैं. मतलब सोचो इस बात में, अब आधा आईपीएल निकल जाएगा, अब तक आपको अपना परफेक्ट टेम्पलेट नहीं मिला तो फिर प्रॉब्लम है. तो ये लास्ट चांस है आपके पास परहैप्स. प्लस एक ईजियर टीम भी है रिलेटिवली, तो अभी आप कर भी सकते हो. बाकी मैचेस में इतना मौका मिलेगा नहीं. की बैटर्स की बातें करते हैं, आई थिंक मिचेल मार्श वर्सेस आर्चर इन द पावर प्ले कुड बी डिफाइनिंग. या फॉर श्योर मिचेल मार्श को हाँ कह सकते हैं भाई. जितने अच्छे फॉर्म में थे वो, अगर उनको वापस फॉर्म में आना, अभी उनकी बेटी की तबीयत खराब हो गई थी, फिर अगले मैच में आके कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाए थे, ये वो मौका है उनके पास एक अच्छा फॉर्म में वापस आने का. एंड आर्चर ऑलरेडी काफ़ी अच्छे फॉर्म में है, तो क्या वो ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड कैसे वो आपस में फेस ऑफ करते हैं वो देखते हैं कैसा निकलेगा. पूरन वर्सेस हसरंगा, वंस अगेन अ मेक और ब्रेक बैटल फॉर मी. हसरंगा ने क्रूशियल विकेट्स निकाल के दिए हर मैच में, लेकिन थोड़ी सी जो वो टेंडेंसी कि वो ओवर पिच बॉलिंग करते हैं ना, पूरन तो बिल्कुल भी स्पेस नहीं देंगे भाई. पूरन तो थोड़ी खिंची हुई बॉल को भी छक्के मार रहे हैं आजकल इस तरीके से. हसरंगा का परहैप्स ये बिगेस्ट टेस्ट है अभी तक. ये बहुत क्रूशियल बैटल है. अगर आउट कर दिया तो आराम से 15-20 रन शॉट भी हो सकती है. यार टीम फंस जाती जैसी आउट होते हैं वो. फिर जायसवाल वर्सेस शार्दुल ठाकुर. मुंबई का जो अपना कनेक्शन है, प्लस रिलेटिवली अभी आउट ऑफ फॉर्म है शार्दुल. एक ईजियर लाइनअप मिलेगा बॉलिंग का फॉर जायसवाल टू कैपिटलाइज ऑन हिज फॉर्म. 250 मारी है उन्होंने. अच्छा चल रहा है फॉर्म फाइनली उनका. ही हैज टू मैक्सिमाइज हिम. सैमसन अभी इंजरी से आएंगे तो कितना फिट होंगे मुझे पता नहीं exactly. प्लस शार्दुल का ये है ना कि वो ऑब्वियसली उनके पास वो गोल्डन नाम है कि वो विकेट ले लेते हैं, बट जब वो आदमी रन खा रहा होता है ना तो रन खाता है बहुत प्रॉपर्ली. तो फिर आई थिंक जायसवाल यहाँ पे कैपिटलाइज कर सकते हैं इस चीज को. लास्टली नीतीश राणा वर्सेस दिग्वेश. ओके, दोनों काफ़ी एग्रेसिव अप्रोच रखते हैं एंड दिग्वेश ने भी काफ़ी क्रूशियल विकेट्स निकाल के दिए हैं, पर्टिकुलरली 6 से 10 ओवर के बीच में. तो नीतीश राणा होपफुली अगर प्रमोट होते हैं अब दी ऑर्डर, ही कुड बी अ वेरी इंपॉर्टेंट विकेट. आई जेन्युइनली बिलीव कि नंबर 3 पे ही कैन कंट्रीब्यूट बेटर देन रियान पराग. एंड दिग्वेश को टारगेट जरूर करेंगे विद द टर्न. सो देखने वाली बात होगी. व्हाट अबाउट द प्रेडिक्शंस?
हाँ, आई थिंक अगेन भाई थोड़ा सा तो ये टफ हो सकता है. आई थिंक ये सैटरडे को जो 2 मैचेस है दोनों में ही जो रिजल्ट है वो इधर उधर कहीं पे भी जा सकता है. अब इसकी बात करें तो भाई आरआर का आई स्टिल थिंक भाई मतलब एक टीम है जो कि बेवकूफ़ी कर रही है. अच्छा खासा इनके पास एक टेम्पलेट है, उस पर ये लोग बैंक कर सकते हैं पर ये लोग कर नहीं रहे. LSG ऑन दी अदर हैंड, यस इनके पास भी कायदे सा भी कैसा तो टेम्पलेट है बट ये लोग बैंक कर नहीं रहे. उस पर शहबाज को खिला लेंगे तो अच्छा खासा हो जाएगा. बट वो ब्रेव तो रहे हैं भाई यार. एंड आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे अगर आपको क्रिकेट मैच जीतना है तो वो एक बहुत नेसेसिटी होती है कि आपको एक इंटेंट प्रॉपर वैसी होनी चाहिए. तो ऋषभ पंत की कप्तानी के अंदर हमें ये चीज़ देखने को मिली. आई थिंक सो LSG यहाँ पे एक विन निकाल लेगी. आरआर की एक और लॉस हो जाएगी भाई. यार इतनी जल्दी आईपीएल इट्स इंपॉर्टेंट कि आरआर जीते टू मेक द आईपीएल इंटरेस्टिंग. मैं तो आर को सपोर्ट कर रहा हूँ भाई. फिर आर जीते भाई. मैं तो चाहता हूँ निकाले मैच और आईपीएल को इंटरेस्टिंग बनाए. लास्ट प्रीव्यू पे चलते हैं. MI वर्सेस CSK. एल क्लासिको नाम से है बट अभी तो हालांकि अभी भी इतना फर्क नहीं है. दोनों टीम्स बॉटम 4 में है अभी भी. बॉटम 4 में प्लस मतलब आई थिंक ऐसे टाइप के मैचेस जो होते हैं मतलब अगर हम नैरेटिव की बात करें तो मुंबई ऑब्वियसली बेटर नैरेटिव के साथ आ रही है इस मैच के अंदर. मैसिवली बेटर नैरेटिव. मतलब 2 मैचेस अच्छे वाले जीत के आ रहे हो आप. या चेन्नई ऑन द अदर एंड थोड़ा सा अपना वो जो रस चल रहा था हाँ उसको ब्रेक थ्रू करके निकल रही है अभी. प्लस मतलब इन दोनों टीम्स को देखे तो कोई मतलब मैच ही नहीं है भाई इन दोनों टीम्स का. मुंबई इंडियंस बहुत आगे इस टाइम पे. बैटिंग में तो मतलब बिल्कुल ही आसपास नहीं है चेन्नई. तो जो नैरेटिव है वो ऑब्वियसली प्रो मुंबई है बट आई थिंक ऐसे टाइप के जो मैचेस होते हैं CSK मुंबई KKR RCB मतलब ऐसे टाइप के मैचेस में कोई भी विन निकाल सकता है. ये मेरा पॉइंट कर रहे हो है. क्लब हमें भाई अपने भाई ये है दिस इज इट इज व्हाट इट इज. RCB CSK पिछले कुछ सालों में है भाई ऐसे मैचेस में विराट कोहली ने ये चीज़ कही है पता है. KKR का नाम नहीं लिया उसने क्या कि मुझे सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी वाले जो मैचेस होते हैं वो किसके साथ होते हैं. CSK, इट्स नॉट KKR. नहीं CSK वाली राइवलरी पिछले 2 साल में बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई हो गई. हाँ पर मतलब ये वो खिलाड़ी जो कि 18 साल से खेलता हुआ आ रहा है तो मुझे लगा था कि KKR ही ऑब्वियस ऑप्शन होगा इनका. वो सेकंड होगी KKR फिर. हाँ सेकंड होगा. वही होता है. खैर हाँ मतलब देखो इस मैच का यू कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट इट. ऑन देयर डे कुछ भी हो सकता है. इनफैक्ट अगर हेड टू हेड रिकॉर्ड की बातें करें मैं उसी पे आने वाला था. 38 मैचेस खेले इन्होंने आपस में आज तक. 20 बार मुंबई जीती है, 18 बार चेन्नई जीती है. काफ़ी क्लोज है. एंड द इंटरेस्टिंग पार्ट इज पिछले 10 में से 7 बार चेन्नई जीती है. क्रेजी. और पिछले 5 में से 4 बार चेन्नई जीती है. मुंबई सिर्फ एक मैच जीती है पिछले 5 में से. तो एक्चुअली में रीसेंट रिकॉर्ड इंक्लूडिंग द वन दिस ईयर हुआ था हाँ वो भी चेन्नई जीती थी एक्चुअली में. तो चेन्नई का काफी डोमिनेंट रिकॉर्ड रहा है एक्चुअली मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट. सो मुंबई ऑन पेपर बेटर दिख रही है अभी बट एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज शायद चेन्नई के लिए हो कि हमने रिसेंटली को डोमिनेट करा है पिछले कुछ सालों में. टॉस की बात करें वानखेड़े में 1 सेकंड चेज. डैम विकेट भी अगर आप दे दोगे तो भी चीज़ ही. आई डोंट वांट कि डैम विकेट हो. आई थिंक MI इतनी स्मार्ट है कि वो ओपोनेंट्स के हिसाब से अगर चीज़ें चेंज कर रही है तो CSK के अगेंस्ट दे वुड वांट कि भाई बेल्टर ऑफ अ पिच बनाओ. यहाँ पे 250 रन हम बनाते हैं फिर इनको देखते कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं. अच्छा उस पॉइंट से तो फिर बैटिंग पहले करना ही बुरी बात नहीं है. हाँ इनमें आई डोंट थिंक कुछ बट आई थिंक चेज ही करना चाहिए. उसमें कोई इशू नहीं होने वाला. मुंबई के लिए देखो एक ही क्वेश्चन रहेगा क्या करण शर्मा फिर बाहर क्योंकि भी जिस तरीके से उनकी उंगली कटी है. हाँ अगर इतनी प्रॉब्लम है कि वो बाहर होंगे तो फिर हो ही जाएंगे. आई थिंक विघ्नेश पुथर आ ही जाएंगे. लास्ट मैच भी चेन्नई अगेंस्ट बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा था. 3 विकेट लिए थे. आई थिंक गोज विदाउट सेइंग उनको वापस आना चाहिए अगर करण शर्मा फिट नहीं होता. तो वील वेट टिल संडे क्या न्यूज़ आती है लाइव स्ट्रीम से कवर करेंगे. बट अभी अगर वो नहीं होते हैं तो आई थिंक विघ्नेश सीमलेसली वापस आने चाहिए. चेन्नई के लिए भी आई थिंक सेम टीम अब तो ये जीती है टीम. 4 पेसर्स भी होंगे टीम में तो बेटर है वानखेड़े के लिए. वो जर्सी में स्पिन पे ओवरलोड नहीं डालना पड़ेगा आपको. एक चीज मैं कहूंगा कि दुबे को नंबर 4 पे खिलाओ. ये जडेजा कभी आ रहे हैं कभी शंकर आ रहे हैं कभी कोई और आ रहा है. ये मुझे पसंद नहीं है. जडेजा का तो बिल्कुल सेंस नहीं बनता भाई. आप क्यों जबरदस्ती में उनको ऊपर नहीं. वो सेंस इसलिए क्योंकि वो नीचे बैटिंग नहीं कर पा रहे ना. ऊपर कौन सी कर ली थी उनने मतलब पर हाँ प्रेशर कम होता है. सो बट आई थिंक दुबे को अभी आप बॉल्स मैक्सिमाइज करो. ही कुड बी अ गेम चेंजर. तो नंबर 4 पे तो उनको ही बैटिंग करनी चाहिए. अपार्ट फ्रॉम दैट स्ट्रैटेजी में इतना कुछ खास ऊपर नीचे लग नहीं रहा कि वो चेंज करा जाए. और आपने वो लाइन अप में ही 4-5 चेंजेस करके ऑलरेडी बाय नेचर ही स्ट्रैटेजी चेंज कर दी. तो उस पर ज़्यादा कमेंट रहेगा नहीं. अभी एक मैच जीते हो तो लेट्स सी थोड़ा 2-3 मैचेस का ट्रैक रिकॉर्ड बने तब जाके हम फिगर आउट भी करें कि क्या पैटर्न्स बन रहे हैं. अभी तो हर मैच में लाइनअप चेंज हो रही है. जैसे लास्ट टाइम पावर प्ले में आपने 3-3 ओवर जो है खलील और कंबोज से करा दिए थे. तो अब शायद इस बार आप ना करा पाओ. अगर रोहित शर्मा चल रहे होंगे तो आपको वेरिएशन लाना पड़ेगा.
लेट्स सी क्या होता है। की बैटल्स की इनफैक्ट बात करते हैं तो मैं तो यहाँ पे अब रोहित शर्मा को वापस ला रहा हूँ भाई। ओ भाई साहब, रोहित वर्सेस खलील, आई वांट दैट बैटल टू बी सीन। हाँ मतलब भाई क्या इतना बड़ा बैटल है ये कि डिफरेंस बना पाए? रोहित शर्मा इधर वे, ही इज अ वॉकिंग विकेट भाई राइट नाउ। डिफरेंस तो बनेगा भाई अगर रोहित टिक गया तो। हाँ अगर टिक गए तो मतलब द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट हैपनिंग इज क्वाइट लो राइट नाउ। आई पर्सनली फील अगर वो पावर प्ले में क्विक 30 बना के भी आउट हो जाए ना तो ही इज डन हिज जॉब। सी जैसी ट्रैजेक्टरी चल रही है, आई थिंक द नेक्स्ट माइलस्टोन इज 30 ओनली। 30। मतलब वो 20s में आ चुके हैं, जो हमें लग रहा था कि यार एटलीस्ट 20 क्रॉस करें आप, अब 30s ही क्रॉस करने, क्योंकि 26 तो उन्होंने बना दी लास्ट मैच ही में। इज 3 गुड शॉट्स अवे एंड ही विल स्कोर 30। हाँ या कह सकते हो आप, बट हाँ अगर वो टिक जाते हैं तो फिर तो ज़्यादा ही बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी सीएसके के लिए। मतलब वो है ना कि जो बंदा नहीं चल, अगर वो भी चल गया हाँ तो बाकी तो चल ही रहे हैं वैसे भी, तो यू आर ओनली पाइलिंग अप मोर रन्स एट अ क्विकर रेट। तो मतलब मैं तो रखूंगा भाई, मुझे तो है कि अब पता चले रोहित शर्मा 0 पर आउट हो रहे हैं यार पर मैं तो रखूंगा इस मैच के लिए। स्काई वर्सेस नूर, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट बैटल आई थिंक। स्काई जिस फॉर्म में दिख रहे हैं, नूर अहमद का बहुत बड़ा टेस्ट होगा। अगर ड्यू आती है सेकंड इनिंग्स में तो और मुश्किल बॉलिंग होगी उनके लिए। प्लस उन्होंने एक मैच एक्स्ट्रा खेला कई सारे बाकी प्लेयर से पर्पल कैप में, तो थोड़ा स्लिप अप भी कर सकते हैं अभी वो। हाँ और अगर क्वालिफाई नहीं करते प्ले ऑफ्स के लिए तो 2 मैचेस कम ही खेलेंगे। देखने वाली बात होगी। दुबे वर्सेस हार्दिक पांड्या इज अ बैटल आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू आल्सो। हार्दिक पांड्या को मैं जानबूझ के कोई स्पिनर पिच नहीं कर रहा हूँ, हार्दिक पांड्या बहुत अंडररेटेड रहे हैं बॉलिंग के साथ यार। हाँ जो कटर्स वो यूज कर रहे हैं ना, वो पिच के अकॉर्डिंगली और जो फील्ड सेटअप करते हैं एग्जैक्टली टू इट्स फील्ड बॉलिंग करते हैं। प्लस कितनी बार हमने देखा है कि अच्छा आपका पावर प्ले में कोई विकेट नहीं आया, पर अल्टीमेटली जैसे वो 6 से 10 ओवर वाला फेज आएगा उसमें हार्दिक पांड्या विकेट निकाल के देंगे हमेशा ब्रेक थ्रू देते हैं। हाँ इस वाले मैच में भी ऐसा अगेंस्ट करके दिखाया उन्होंने। वो वेरी क्रूशियल वन, बिकॉज मुझे लगता है दुबे भी उनके एक्स फैक्टर ही है, और कोई बैटर मुझे इतना लगता नहीं वहाँ पे इसमें कोई मिडिल ऑर्डर में। लास्टली ये बैटर आई वुड लव टू सी, विघ्नेश बॉलिंग कर रहे हैं, धोनी बैटिंग कर रहे हैं। ओह भाई 10 से 15 ओवर के आसपास। सो मच प्रेशर ऑन थाला। नहीं मजा आएगा देखने में, क्योंकि ऑफ कोर्स उनका एक वीकर अभी सूट रहा है स्पिनर से अगेंस्ट खेलना। विघ्नेश कैसे उनको कैपिटलाइज करते हैं विद द टर्न, क्या धोनी को डोमिनेट करेंगे कि नहीं, गुगली आएगी कि नहीं आएगी, बहुत मजा आएगा देखने में। प्लस धोनी नीचे आके अगर पहले बैटिंग कर रहे हैं तो अगर वो 20-25 रन एक्स्ट्रा आ जाते हैं तो बहुत हेल्प होगी, क्योंकि मारेंगे तो वो एक अच्छी स्ट्राइक रेट से मारेंगे टचवुड होपफुली, बट अगर वो 20-25 रन आते हैं ऐसी 10-11 बॉल पे तो बहुत हेल्प करने वाला है सीएसके को। तो प्रेडिक्शन क्या लग रही है भाई? मतलब मैं कैसे मुंबई के साथ ना जाऊं इस टाइम पे। अब तो ऐसा भी नहीं कि चेपॉक पे मैच हो रहा हो तो चलो हम सीएसके को कह दें। तो लगता है टॉस ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट होता है वानखेड़े पे, लेकिन चेन्नई के अगेंस्ट क्या वो भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज टॉस जीत के आप चेस करना चाहते हो और चेस तो 100 से ऊपर कर नहीं पाएंगे। मुझे बैटिंग बॉलिंग की इतनी प्रॉब्लम नहीं है, मुझे बस ये लगता है कि भाई ये लोग डैम विकेट ना दे दें। अगर इन्हें जैसी थोड़ी स्लो विकेट दे दी तो वहाँ पे सीएसके गेम के अंदर आ जाएगी। तो आई वांट कि एक अच्छा खासा हाई स्कोरिंग मैच हमें देखने को मिलता है जहाँ पे एक बड़े टोटल बने, एंड फिर सीएसके चाहे पहले वो टोटल बनाने का ट्राई करे या फिर बाद में चेस करने का ट्राई करे। तो आई होप कि एमआई अपनी स्मार्टनेस पे खेलती है, अपनी स्ट्रेंथ्स पे खेलती है। अगर वो खेलेंगे देन आई थिंक एमआई के लिए एक अच्छी खासी विन हो सकती है। आई वुड लव फॉर चेन्नई टू विन, बट अभी एमआई स्ट्रांग लग रही है। सेम आई थिंक ये जो थोड़ा सा रिजुविनेशन देखने को मिला है हमें, जो कि एमएस धोनी इंस्पायर्ड रहा है पिछले मैच में, अगर उन्हें कंटिन्यू करना है एंड अगर वो नीचे बॉटम 3 से निकलना है तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब वो थोड़ा सा एक स्ट्रीक बनानी स्टार्ट करे। तो मुंबई के बैटिंग यूनिट का एक मैसिव फेलियर होना पड़ेगा फॉर देम टू लूज दिस गेम। आई जेन्युइनली बिलीव सो। क्या वो होगा? थोड़ा अनलाइकली है अभी। सो प्लस जैसे टाइप के फॉर्म में हार्दिक पांड्या, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, इवन रिकल्टन टू सम एक्सटेंट, बट आई वाज स्टिल से पिच का देखते हैं क्या होता है भाई, क्योंकि वही होता है कि हम बोलते कुछ है फिर बाद में पिच ही कुछ और निकल जाती है, वो भी हम प्रेडिक्ट कर नहीं सकते क्या पिच आएगी। बट स्टिल एक के साथ जाना हो तो आई थिंक आई एम गोइंग विद अभी तो मुंबई स्ट्रॉन्गर लगी रही है, वो तो आई थिंक चेन्नई फैंस खुद भी एग्री करेंगे। बट आई थिंक ऑन दैट नोट आज का एपिसोड हम लोग खत्म करते हैं। काफ़ी सारे मैचेस की बातें हुई हैं, बाकी मैचेस की बातें ऑफ कोर्स हम लोग अपने लाइव स्ट्रीम से भी करेंगे मंडे के एपिसोड में। अब क्योंकि 4 मैचेस हो रहे वीकेंड पे, 4 मैचेस वील ट्राई कि कम से कम एक मैच जो हो रहा है, सबसे पहला मैच कौन सा पड़ रहा है? जीटी का, जीटीडीसी, जीटी बेचारी का ये चक्कर ही पड़ रहा है ना। एक तो हफ्ते भर बाद मैच हो रहा है और वो सैटरडे के दिन का मैच पड़ रहा है उनका, तो उनका हम लोग पॉडकास्ट से बात नहीं कर पा रहे। बट रिगार्डलेस मतलब जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं आप लोग लाइव पे जुड़ सकते हो हमारे साथ, लाइव पे जरूर करेंगे डील या तो आप वहाँ पे जुड़ के हमारे साथ अच्छे से बातें भी कर सकते हैं और हम लोग आराम से मिलकर डिस्कस कर सकते हैं कि मैच में क्या हुआ है। तो इफ यू जॉइन अस लाइव तो यू विल गेट इट, मतलब एक्सेस मिल जाएगा, रॉ एक्सेस मिलेगा, उसके बाद फिर मेंबर्स ओनली हो जाता है। सो डेफिनेटली बातें हर मैच की होंगी, बट वील ट्राई कि पॉडकास्ट में भी इंकॉर्पोरेट हो पाए। सीन क्या है कि पॉडकास्ट की लेंथ बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है फिर, सो वी आर ट्राइंग टू अवॉइड दैट। रिव्यूज के तो स्टोरी जब करते हो समझ में आता है, 2-2 घंटे की स्टोरी होती है, मज़ा आता है उसमें भी।
बट ठीक है यार, देखते हैं, वील सी ऑल इन द लाइव स्ट्रीम्स। और लाइक कर दो एपिसोड को जल्दी से, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, क्लोजिंग अराउंड 20K वेरी सून। एंड मिलते हैं हम लोग आज फ्राइडे चल रहा है ना, तो आज तो रात को लाइव स्ट्रीम होगी, आज रात को लाइव स्ट्रीम पे मिलते हैं 11 बजे। सी ऑल वेरी सून।